हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ CA चिराग गर्ग एंड आई एम योर ऑडिट का टीचर। आई वेलकम यू टू द बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग क्लास। बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं जो आपकी ऑडिट की जर्नी को बहुत ही आसान, एकदम मक्खन बना देंगे। हर एक टीचर कुछ टॉपिक्स का रेफरेंस यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल inherent risk, for example internal controls, for example analytical procedures। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो शायद आपको इतने अच्छे से नहीं पता, लेकिन वो जगह यूज़ होते हैं। तो आज की क्लास में हम वो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ये क्लास के टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त विजिबल है, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ये क्लास किसके लिए रेलिवेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट रुक जाओ, इंटर वाले बच्चे तुम भी रुक जाओ। CA फाइनल के वो वाले बच्चे जो क्लासेस को शुरू करने वाले हैं, जो अभी पहली बार क्लासेस कर रहे हैं, या फिर जो चाहते हैं कि एक बारी में बेसिक्स रिफ्रेश कर लो, क्योंकि ये टॉपिक्स जगह यूज़ होने वाले हैं। मैं नहीं, हर टीचर ये टॉपिक्स को बार बार यूज़ करने वाला ही है। तो हम अगर एक बारी बेसिक्स अच्छे से कर ले, तो वो जो तुम्हारी शिकायत रहती है ना कि सर ऑडिट समझ नहीं आता, सर ऑडिट बहुत मुश्किल लगता है, वो शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी आप पे मजबूत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो CA फाइनल वाले बच्चे तो प्लीज़ इस लेक्चर को देख ही लें, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले इंटर में ऑडिट पढ़ी थी। अब वापस से समय आ गया है बेसिक्स को मजबूत करने का। और इस बार इंटर में भी यही शिकायत कि सर ऑडिट मुश्किल लगता है, फाइनल में भी यही शिकायत कि सर ऑडिट मुश्किल लगता है। कोई सेंस है इस बात का? अब तुम बड़े हो चुके हो ना, तो अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई मेरा ऑडिट है, मुझे करना ही है, तो मैं इसको अच्छे से करके जाऊंगा। ठीक है जी। तो अब हम फाइनल वाले बच्चे तो सारे लेक्चर्स देखेंगे। इंटर वाले कौन से बच्चे? देखो, CA इंटर वाले बच्चे अगर ऑडिट पहले लेक्चर से देखना चालू करने वाले हैं, अगर मेरे साथ नई क्लास में जुड़ोगे, पहले लेक्चर से जाओगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं या कोई और भी टीचर हर एक क्लास में आपके कॉन्सेप्ट्स को करता जाएगा, बिल्डअप बनाता जाएगा, और फिर आपका सारा सिलेबस कवर होता जाएगा। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आप किसी टीचर की क्लास को बीच में से ज्वाइन करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे 10 लेक्चर निकल गए और अब आप चाहते हो कि मेरे को चिराग सर की क्लास में आके बैठना है, अब आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप ये बेसिक्स देखें और फिर क्लास को आप कंटिन्यू कर पाएंगे। आपको सारी चीज़ें जो मैं या कोई भी टीचर क्लास में बोलेगा, वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है जी। तो कौन से बच्चों के लिए रेलिवेंट है मैंने आपको बता दिया, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो, ये सारे टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं, एक एक करके अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, लाओ सबसे पहला सवाल, व्हाट इज ऑडिटिंग? सर अब हम फाइनल में आ चुके हैं और अब आप हमको ये बताओगे कि व्हाट इज ऑडिटिंग? ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा जी, लाओ एक काम करते हैं, तुम्हें बोरिंग ना लगे, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, तुम्हें मज़ा आए, लाओ मैं तुम्हारा सवाल बदल देता हूँ। अब हमारा सवाल है, हाउ ऑडिटिंग वाज बोर्न, या फिर इसको तुम कह दो व्हाई ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग कैसे आया, क्यों आया। ये सवाल का जवाब अब तुम्हें मुझे देना। लाओ मैं तुम्हें एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। मेरी स्पेशलिटी यही है कि मैं कहानी सुना के चीज़ें बता देता हूँ और तुम्हें अब ऑडिट की क्लास बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है जी। लाओ एक कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, उसे भी मेरी तुम्हारी तरह बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं था। ठीक है, वो हर रोज स्कूल में जाता था पापा के प्रेशर के कारण, लेकिन उसे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो चाहता था कि कैसे ना कैसे करके मैं स्कूल छोड़ दूँ। अब धीरे धीरे साल निकलते गए, टाइम निकलता गया, वो स्कूल में जाता गया, लेकिन उसे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था। एवरेज सा बच्चा था, क्लास में नीचे ही कहीं आता था, कभी टॉप नहीं मारता था। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आके उसने डिसाइड किया कि यार अब मैं स्कूल छोड़ दूंगा। दिक्कत एक थी,
उसके पिताजी थे मास्टर जी, टीचर थे उसके पिताजी। और अब उसको अपने पापा को कन्विंस करना है कि पापा मैं स्कूल छोड़ दूं क्या, मैं अपना कुछ और कर लूं क्या। उसको लगता था कि यार स्कूल करके क्या ही फायदा है। अब वो पापा के पास गया, पापा को कन्विंस करा कि पापा जी मेरे को ना स्कूल नहीं जाना, मेरे को पढ़ाई कुछ भी पल्ले नहीं पड़ती, मेरे को छोड़नी है, मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। पापा ने उसके 2 कान के नीचे लगाए, पूछा पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा, रेडी लगाएगा, नालायक। लेकिन लड़का अपनी बात पे अटल अडिग एकदम खड़ा है कि नहीं मैं स्कूल तो नहीं जाऊंगा। पापा उसको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। लड़का कहता है कि पापा जी एक बात बताओ, स्कूल जाके मैंने करना ही क्या है, डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पैसे कमाऊंगा। जब पैसे ही कमाने हैं तो मैं आज ही स्कूल छोड़ के पैसे कमाने लग जाता हूं ना। पापा उसको तरह तरह की बातें समझाते हैं, लेकिन लड़का ना सुनने को तैयार ना मानने को तैयार। पापा ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, मार पिटाई करके देख ली, प्यार से समझा के देख लिया, बहला फुसला के देख लिया, लेकिन लड़का नहीं मानने को राजी। अब लड़का थोड़ा बड़ा हो चुका था, पापा का और जोर ना चला। पापा ने आखिर में हार मान ली और पापा ने कहा कि ठीक है भाई छोड़ दे बस्ता। करेगा क्या, कह रहा नहीं मैं कुछ देख लूँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ तो देख लूँगा। लड़के ने बस्ता रखा घर पे और अब वो निकल दिया बाहर दुनिया में कि पैसे कैसे कमाए। अब वो देख रहा है अपने आसपास कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सड़कों पे घूम रहा है, घूमते 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 उसको एक मंदिर दिखाई देता है जिसके बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वो सोचता है कि यार ये मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। फिर वो सोचता है कि यार इतने सारे लोग खड़े हैं तो इनको खड़े खड़े भूख तो लगती होगी, इनको भूख लगती होगी तो इनके पास खाने पीने का तो कुछ है नहीं, तो क्यों ना एक काम करते हैं, मंदिर के सामने पकोड़े की रेडी लगा ली जाती है। कि पापा का आइडिया वैसे इतना बुरा भी नहीं था रेडी लगाने का। तो लड़के ने क्या किया, एक रेडी लेके आया, पकोड़े की रेडी लगा ली मंदिर के सामने। इतनी सारी भीड़ थी, नेचुरल सी बात है, रेडी चल पड़ी। रेडी पे बहुत सारे लोग सामान खरीदने आने लगे, बहुत सारे लोग उसके पकोड़े खरीदने लगे, उसकी सेल बढ़ने लगी और लड़का बहुत खुश कि पहला बिजनेस ही हिट हो गया। ठीक है, लेकिन महीना भर निकला, भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी और महीने भर बाद तो बस दो तीन लोग रह गए जो मंदिर में आने लगे। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने पड़ोसी दुकानदार से पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ, कल तक तो ये लोग बहुत आ रहे थे, आज ये लोग इतना कम हो गए, क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे, क्या हुआ ये। तो दुकानदार बताता है कि साहब देखो ऐसी बात है कि साल भर में एक महीना होता है जहाँ पर लोगों की बहुत मान्यता होती है कि इस महीने में माता के दर्शन करने हैं, तो लोग दूर दूर से आते हैं उस पर्टिकुलर महीने में दर्शन करने। जैसे ही वो महीना ख़त्म होता है लोग अपने घर चले जाते हैं। अब अगले साल फिर से महीना आएगा, फिर से भीड़ लगेगी। इसको लगता है कि यार अब एक साल तो इंतजार नहीं करूंगा, ये दो तीन लोग आ रहे हैं, ये तो मेरा धंधा खराब हो गया। अब वो निकलता है पकोड़े की रेडी को छोड़ के कुछ और देखने की, यार और कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। लड़के के सपने बहुत बड़े थे, बहुत पैसा कमाना था उसको। तो अब वो देखने लगा कि मेरे आसपास किन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। देखते देखते ढूंढते ढूंढते उसने एक पैटर्न नोटिस किया कि यार जो लोग भी बाहर देश गए हो ना, उन्हीं घरों में एक गाड़ी है, उन्हीं घरों के पास पैसा है। तो कैसे ना कैसे करके अब वो बाहर देश जाना चाहता था। बाहर देश जाने के लिए उसने फिर ढूंढा कि कैसे कैसे जा सकते हैं। तो उसे पता चला कि उसका कोई बहुत दूर का रिश्तेदार, किसी मासी की बेटी का चाचा का लड़का, कुछ दूर का रिश्तेदार एक देश में काम करता है, बाहर देश में, जिसका नाम है यमन। तो उसने थोड़ी अप्रोच लगाई, उससे बातचीत करी और उसको बोला कि भाई एक बारी बस बाहर बुला ले, फिर मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँ, मैं अपना काम कर लूँ, बस एक बारी कैसे ना कैसे करके मेरे को बाहर बुला ले। तो उस लड़के ने इसको बाहर बुला लिया, टिकट विकेट इसकी भेजी और ये लड़का अब इंडिया से फ्लाई करके यमन में पहुंच गया। पढ़ा लिखा लड़का था नहीं, बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। तो अब ये लड़का वहाँ पे जाके पेट्रोल पंप पे नौकरी करने लगा, लोगों की बाइकों में पेट्रोल भरने लगा। ठीक है जी, कितने ही पैसे मिलेंगे पेट्रोल भरने वाले लड़के को, चलो ठीक है। इसने एक नौकरी पकड़ी, ये अपना काम कर रहा था। कट टू आते हैं यमन देश पे। यमन के बारे में मैं तुम्हें अगर बताऊं तो एक छोटा सा देश है वर्ल्ड मैप पे, कोई बहुत बूमिंग इकोनॉमी इसकी है नहीं। और यमन की गवर्नमेंट के पास एक समस्या आई हुई है। यमन की गवर्नमेंट एक समस्या फेस कर रही है कि यार उनकी ना करेंसी मार्केट से गायब हो रही है। करेंसी कोई चुरा रहा है यमन की गवर्नमेंट की, और सब सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इतनी कितनी करेंसी उसने चुरा ली कि हमारे देश की करेंसी कम हो गई। तो सरकार ने कहा अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि पता लगाओ ये माजरा है क्या। फिर एक और स्ट्रेंज बात थी उसमें कि करेंसी कम हो तो रही थी लेकिन नोट की नहीं, सिक्कों की।
तुमने देखा होगा टीवी में कि बहुत सारे नेता, पॉलिटिशियन या फिर बड़े बिजनेसमैन नोट दबा के रखते हैं 2-2 हज़ार के, 500-500 के, कि बेड के नीचे दबा लिए, दीवार में चिनवा दिए कि भैया काम आएगा, या फिर लॉकर में रखती है बहुत बड़े से। नोट गायब नहीं हो रहे, सिक्के गायब हो रहे हैं। सरकार को समझ नहीं आया, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज लगाई गई, उन्होंने पता लगाया कि सीन क्या है। उनको पता लगा कि उस टाइम 1950 के दौर में, 1960 के दौर में, उनको पता लगा कि यार हमारा जो सिक्का है वो चांदी का बनता है, और उस 1 रुपए के सिक्के में 3 रुपए की चांदी लगती है। तो किसी तो आदमी ने ये दिमाग लगाया है, वो सिक्के पिघला रहा है और चांदी मार्केट में बेच रहा है, कि 1 रुपए का सिक्का लिया, उसको पिघलाया, 3 रुपए की चांदी उसने मार्केट में बेच दी। तो कोई तो हमारे देश के सिक्के पिघला के करेंसी को मार्केट में बेच रहा है, पर ऐसा करना तो इलीगल है। तो अब सरकार ने कहा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कि भाई पता लगाओ ये नालायक है कौन, कौन कर रहा है काम। तो उन्होंने पता लगाया, ढूंढा 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 ढूंढा, उनको पता लगा कि यार एक लड़का है जो इंडिया से आया था, पेट्रोल पंप पे नौकरी करता है, और वो ये सारे काम कर रहा है। अब धीरे धीरे जैसे उसका नाम या सामने आया, इतने में तो वो लड़का देश की आधी करेंसी बेच के और अपने इंडिया बोरिया बिस्तर बांध के वापस आ गया था। ठीक है, अब उसने यहाँ पर आकर काम शुरू किया, कपड़े की मिल खोली, कपड़े की फैक्ट्री खोली, वो भी बढ़िया चलने लगी। ठीक है, अब उसने सोचा, उसने देखा एक सपना कि मैं अपनी कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा। अब देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए इंसान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? कैपिटल, पैसा। अगर पैसा होगा तो मैं बहुत सारा सामान लाऊंगा, बहुत सारे लोगों को सामान बेचूंगा और देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा। पैसा कहाँ से लाएं? अश्नीर ग्रोवर से, शार्क टैंक में? नहीं जी नहीं, बात है 1950-60 के जमाने की। तो पैसा कहाँ से लाएं? पैसा लाने का सबसे कॉमन तरीका था उस टाइम में कि बैंक के पास चले जाओ। तो अब वो लड़का बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है कि बैंक जी मुझे लोन चाहिए था। बैंक कहता है अच्छा बता कितने का लोन चाहिए तेरे को? उनने कहा कि मेरे को बहुत सारे लोन चाहिए। बैंक ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई। मैंने देखा हाँ बहुत सारे लोन मिल जाएगा तेरे को, 20 लाख का लोन मैं तेरे को दे सकता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत बढ़िया थी, कंपनी बहुत सही चल रही थी, और इतने पुराने जमाने में 20 लाख बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो बैंक ने कहा मिल जाएगा, 20 लाख का लोन मिल जाएगा, बताओ कर दें? उन्होंने कहा नहीं। कह रहा क्या हुआ? कह रहा 20 लाख से मेरा क्या होगा? मेरा सपना है देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का, कम से कम 20-30 करोड़ का तो लोन दे रहा बाबा। बैंक कहता है ऐसा थोड़ी होता है, इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 20 लाख का ही लोन मिल सकता है। उसने फिर कहा कि यार देख लो मेरा सपना है देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का, मैं तुम्हारा पाई चुका दूंगा। बैंक ने कहा नहीं भाई लंच टाइम हो रहा है, तो एक काम कर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले और चल यहाँ से, और कहीं देख ले आगे। तो अब वो लड़का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके वापस आ गया। बैंक से तो बात नहीं बनी, और कोई रास्ता सोचो ना, वीडियो में बैठे हो तो क्या सोचो। एक रास्ता ये हो सकता है कि किसी पार्टनर को ले लिया जाए। अब पार्टनर को लाने में समस्या ये है कि 20-30 करोड़ इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट, तो बहुत सारे पार्टनर्स लाने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। फिर हर एक पार्टनर आएगा, अलग प्रैक्टिसेस होंगी, अलग मोरल्स होंगे, क्लैशेस होंगे, दिक्कत आएगी, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। पार्टनर को हम नहीं लाना चाहते। फिर वो लड़के ने सोचा कि यार क्या करें। तुम मेरे को एक बात बताओ, जो लड़के को बिल्कुल सब्र नहीं, जो लड़का सरकार के सिक्के पिघला दे, उसको मार्केट में बेच दे, क्या वो लड़का रुकेगा तो नहीं। तो अब उस लड़के ने एक और जुगाड़ू आइडिया निकाला। वो गया अपने घर, उसने वहाँ से उठाया एक प्लास्टिक का स्टूल और एक भोंपू, अनाउंसमेंट वाला स्टूल रखा सड़क के बीचों बीच, उस पर खड़ा हुआ और अनाउंसमेंट वाले भोंपू को उठाया और बोला कि सुनो। तो सारे गांव वाले एक एक करके इकट्ठे होने लगे। सुनो गांव वाले सुनो। गांव वाले इकट्ठे हुए, कह रहे बोलो जी। कह रहे जी देखो मेरा नाम है धीरू भाई अंबानी और मैं चलाता हूं ये कंपनी रिलायंस नाम की। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरी कंपनी के मालिक बने। मेरा एक सपना है
इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का। और मैं जानता हूं कि आप लोगों का भी सपना है कि आपके पास भी ढेर सारे पैसे हों, आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाए, आपके पास भी एक अच्छा सा घर हो, रिटायरमेंट के लिए पैसा हो, आपके पास भी दवाइयाँ इलाज कराने के लिए पैसा हो, आपके बच्चों को आप एक अच्छी परवरिश दे सके, उनके सपने पूरे कर सके। लेकिन इस सपने को पूरे करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। आपकी सुबह 9 से 5 की नौकरी जो 9 से 9 तक की हो जाती है, उससे आने के बाद ना आपके पास एनर्जी बचती है ना पैसा। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे बिजनेस के हिस्सेदार बने, मेरे बिजनेस के मालिक बने। आपके पास जितना पैसा हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, आप उतना पैसा लगाइए। इस बिजनेस का जितना मालिक मैं, उतने ही मालिक आप। इस बिजनेस के जितने प्रॉफिट्स मेरे, उतने ही प्रॉफिट्स आपके साथ में मिलेंगे। और इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप मुझे 1 देंगे, मैं आपको बदले में 1000 वापस दूंगा। धीरूभाई अंबानी ने ये स्पीच दे दी, बहुत सारे लोग खड़े थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला आईपीओ 1977 में इस तरीके से लॉन्च हुआ। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इतने सारे लोग खड़े थे, तो क्या सब के सब आईपीओ में पैसा डालेंगे क्या? नहीं सर, कुछ डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। तो अब ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया और कुछ लोगों ने नहीं भी दिया। चलो जी, अंबानी जी ने जगह जगह जाकर ये स्पीच दी, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया और अब अंबानी जी के पास सफिशिएंट पैसा था कि वो अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर सके। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। तुम्हें पता है कि अंबानी जी ने बहुत मेहनत की, रिलायंस को देश का सबसे बड़ा नाम बनाया और जिसको जिसको वादा किया था कि मैं आपको 1 का 100 करके दूंगा, 100 का 1000 करके दूंगा, सब वादों को उन्होंने निभाया। लोग रिलायंस से बहुत खुश थे। लेकिन 2 लोग थे जिनको यहां पर समस्या थी। कौन थे वो 2 लोग? जरा गेस करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। कौन थे वो 2 लोग? मैंने क्लास में जब ये सवाल पूछा, एक बच्चा कह रहा सर रिश्तेदार। अरे नहीं नालायक, इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना। और बताओ कौन थे वो 2 लोग? मैं बताता हूं। एक वो लोग जिन्होंने पैसा नहीं लगाया, क्योंकि वो सोच रहे कि यार हम भी तो वहीं खड़े थे, काश हम भी उस दिन पैसा लगाते तो आज हम भी बहुत अमीर होते। दूसरे वो लोग जो मार्केट में बिजनेस करते थे, उन्हें लगा कि यार हमारे ही बीच में से उठ के एक लड़के ने स्टूल पे खड़े होकर पैसे मांगे, उसको पैसे मिल गए और आज उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी हम भी बना लेते अगर हमें पैसा मिल जाता तो उन्होंने लगा कि यार हमें भी मार्केट में जाके पैसा मांगना चाहिए। अब एक तरफ वो लोग हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो पैसा उठाना चाहते हैं। मार्केट में डिमांड भी है, सप्लाई भी है। क्या होगा? और लोग आएंगे और लोग पैसा लगाएंगे। तो एक के बाद एक बिजनेसेस आने लगे, लोग उनमें पैसा लगाने लगे, आईपीओ मार्केट हिट होने लगा। फिर एक दिन आता है आपका फेवरेट विजय माल्या, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। इतने अच्छे वक्त में विजय माल्या आया, उसने भी स्टूल लगाया और भोंपू उठाया और बोला कि सुनो सुनो सुनो, अरे तुम कहाँ पैसा लगाते हो? अंबानी जी ने क्या बेचा? कपड़े बेचे, तेल बेचा। अरे ये भी कोई बिजनेस है? इसमें भी कोई मार्जिन है? अरे बिजनेस तो मेरा है, हम बेचेंगे दारू, 100 रुपए की दारू बेचेंगे 1000 में। मार्जिन है मार्जिन, प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स, रिपीट रेट 100%। एक बारी जो लेकर जाएगा वो दोबारा हमारे पास है। कह रहा भाई मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, मैं तुम्हें 1 का 1000 करके दूंगा, 10 का 10,000 करके दूंगा। अंबानी जी से कई गुना प्रॉफिट्स मैं आपको बना के दूंगा। लोगों को लगा कि क्या बात है, लॉटरी लग गई। तो बहुत सारे लोगों ने विजय माल्या को पैसा दिया। अब पैसा मिला, विजय माल्या ने बिजनेस बनाया और बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। एक के बाद एक ब्रांचेस खोलता गया, कंपनीज खोलता गया, प्रोडक्ट्स निकालता गया, एकदम हिट बिजनेस बनाया। लोगों को लग रहा है कि वाह लॉटरी हाथ लग गई, अंबानी जी से भी ज्यादा पैसा हम कमाएंगे अब। हर कोई विजय माल्या से खुश था, हर कोई। लेकिन एक दिन खबर आती है, लोग सारे सो के उठते हैं, उन्हें पता लगता है कि विजय माल्या प्लेन लेके देश छोड़ के भाग गया। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बहुत अच्छे दिखा रहा था बाहर सबको कि भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन असल में उतना प्रॉफिट हो नहीं रहा था। और जो कुछ हो भी रहा था वो चुपचाप कंपनी में से निकाल के बाहर देश भेज दे रहा था। पहले से ही प्लानिंग थी उसकी देश छोड़ के जाने की। एक दिन आया, सुबह हुई, सब लोग उठे बिस्तर से, उन्होंने देखा कि विजय माल्या पैसा लेके भाग चुका है और उनका पैसा अब डूब चुका है। ये तो समस्या हो गई।
लोग तो सोच रहे थे कि लॉटरी लग गई। अब सोचो मार्केट में क्या होगा, क्या होगा? क्या अब मार्केट में लोग पैसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे सर। लेकिन क्या वो लगाना चाहते हैं? लगाना तो चाहते हैं सर। क्यों नहीं लगाएंगे? क्या मार्केट में कोई और पैसे मांगने आएगा? हाँ जी आएगा। क्या उसको पैसे मिल पाएंगे? मिल नहीं पाएंगे। लोग पैसे लगाना चाहते हैं पर उसको पैसे मिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्रिएट हो गए हैं ट्रस्ट इश्यूज, कि अब लोगों को कंपनी की मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं रहा, कि किस पे भरोसा करें किस पे भरोसा नहीं करें। मार्केट में क्रिएट हो गए ट्रस्ट इश्यूज। अब क्या करा जाए? तो पुराने जमाने में जब भी लोगों को दिक्कत आती थी तो लोग भागे 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 कहाँ जाते थे? गुरुजी के पास। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे होते थे, लोग भागे भागे गुरुजी के पास जाते थे। गुरुजी त्राइमाम त्राइमाम, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो ये सारे शेयर होल्डर्स आंखों में आंसू लिए गुरुजी के पास गए। इन्होंने बोला कि गुरुजी रक्षा कीजिए, मदद कीजिए। गुरुजी को सारा मामला समझाया कि अच्छा ऐसे ऐसे लोग पैसे लेके भाग गए। अब लोग पैसे तो लगाना चाहते हैं लेकिन लगाएं किस पे समझ नहीं आता। अब ये लोग गुरुजी को अपनी समस्या समझा ही रहे थे, बता ही रहे थे। इतने में एक और आदमी भागा 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 गुरुजी के पास आया। कह रहे गुरुजी 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 मुझे भी मदद चाहिए। कौन? ये छोटा अंबानी। गुरुजी कह रहे भाई तेरे को क्या हो गया? तेरी तो बहुत बड़ी कंपनी है, तेरी तो बहुत बड़ी कंपनी है। तेरी तो गली में हर जगह हर गली में बिजनेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रांचेस हैं। तेरे को भी पैसा चाहिए? कह रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो बहुत है भगवान की दया से। लेकिन गुरुजी समस्या ये है कि हर गली हर शहर में मेरी कंपनी के ब्रांचेस हैं। अब जब से वो आदमी ने झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए हैं तो मैं कैसे मान लूं कि वो ब्रांच वाला, वो दूसरे शहर की ब्रांच वाला मुझे सही फाइनेंशियल्स भेज रहा है? अब कल को फ्रॉड अगर वो करेगा तो ये लोग तो गर्दन मेरी पकड़ लेंगे। तो दिक्कत आ गई, करूं तो क्या करूं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मारेंगे लोग मुझे। गुरुजी कहते हाँ समस्या तो है। तो अब एम्प्लॉइज पे से भी भरोसा टूट गया, मैनेजमेंट से तो शेयर होल्डर का भरोसा पहले ही टूट गया था। फिर इतने में सारी बातचीत चली रही थी, एक और आदमी भागा 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 आता है। कह रहे गुरुजी सुनो मेरी भी समस्या है। कौन था? नया बिजनेसमैन। कह रहे तू कौन है भाई? कह रहे सर मैं ना नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और अपने बिजनेस के लिए कैपिटल ढूंढ रहा था। गुरुजी कहते हाँ मुझे पता है समस्या है, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गया, पैसे नहीं दे रहा। कह रहे नहीं सुनो तो, मैं तो इनसे पैसा मांग ही नहीं रहा, मुझे पता है मार्केट में शेयर होल्डर से पैसे नहीं मिल रहे। मैं तो बैंक के पास गया था पैसे मांगने, लेकिन अब बैंक भी ये बोल रहा है, कह रहा जब से विजय माल्या भागा है हमें किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा नहीं है। हमें कैसे पता कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो अब से हम लोन नहीं देते। तो गुरुजी बैंक वालों ने भी लोन देना बंद कर दिया है, अब मैं क्या करूं? कुछ कहे अच्छा। ये सारा मामला शुरू किसकी वजह से हुआ? एक आदमी, इसकी वजह से, क्योंकि इसने फ्रॉड कर दिया। ठीक है, तो अब इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? किस चीज पे भरोसा नहीं हो पा रहा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है उन पे। तो अब अगर एक आदमी, एक ऐसा आदमी जो एक्सपर्ट हो अकाउंट्स में, टैक्स में, लॉ में, जो देखे और देख के बता सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तो है ना, झूठे तो नहीं है, अगर वो आदमी इस सब को चेक करके ठप्पा लगा दे तो तुम्हारा भरोसा वापस से आ जाएगा। हाँ जी सर आ जाएगा। तो तुम जानते हो किसी ऐसे आदमी को? जानते हो? हाँ बनने ही तो वाले तुम थोड़ा टाइम बाद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, सब कुछ चेक करे और ठप्पा लगा दे कि हाँ भाई सब सही है, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा, तो ट्रस्ट वापस से क्रिएट हो जाएगा, है ना? तो लो, शेयर होल्डर्स ने कहा अंबानी जी को कि अंबानी जी तुम्हारी कंपनी में पैसा तभी लगाएंगे जब तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाओगे और उसका साइन हमें लाके दोगे। अंबानी जी कहा बिल्कुल जी, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। तो अंबानी जी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखा और उसको बोला भाई सब चीजें चेक करके शेयर होल्डर को बता देना। शेयर होल्डर खुश, अंबानी जी डबल खुश। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, अपना काम कर रहा है, उसे मिला भाई साहब 200 करोड़ का फ्रॉड। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जा रहा है भागा 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 शेयर होल्डर्स के पास उनको बताने। बीच में अंबानी जी ने पकड़ लिया, कह रहा हाँ भाई कहाँ जा रहा है? कह रहा अंबानी जी वो ना मेरे को फ्रॉड मिला तो एक बार शेयर होल्डर को जरा बता के आता हूँ। कह रहा अच्छा जरा कैबिन में। कैबिन में गया, अंबानी जी कह रहे हाँ क्या हो गया तेरे को? नौकरी प्यारी नहीं है क्या तेरे को? स्कूल की फीस जाती होगी ना तेरे बच्चे की, रेंट जाता होगा घर का,
नौकरी नहीं चाहिए क्या, प्रमोशन नहीं चाहिए, बाल बच्चे प्यारे नहीं है? ये सब इंफॉर्मेशन जाके उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है मेरा काम है ये। पैसे कौन दे रहा है तेरे को? अंबानी जी, आप दे रहे हो। तो काम तू वही कर जो मैं तेरे को बोलता हूँ। तो एक काम करना, तू छोड़िए सब शेयर होल्डर के चक्कर में कहाँ पड़ रहा है, तेरी आराम से मस्त थाईलैंड की ट्रिप कराते हैं, तू जा घूम के। तो अंबानी जी ने उसको नौकरी से निकालने की धमकी दे दी और उसको ट्रिप का लालच दे दिया। तो ऐसे में क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे उसके पास कितनी भी नॉलेज हो, क्या शेयर होल्डर को वापस से सच बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो ट्रस्ट इश्यूज जो तुम्हारे बने थे वो तो वापस टूट गए। अब क्या करें? एक काम करते सर, शेयर होल्डर अपना बंदा ले आए। अरे शेयर होल्डर के पास इतना पैसा कहाँ, वो तो नौकरी पे जाने वाले लोग थे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना बंदा ले आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लें। इतना पैसा होता तो खुद ही कुछ कर रहे होते। हम एक काम करते हैं, गुरुजी ने कहा कि भाई एक बंदा लाओ जो कि हो इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, कि जो अपॉइंट तो शेयर होल्डर्स करें लेकिन पैसे उसको कंपनी दे। जो कंपनी अपॉइंट नहीं करे, कंपनी का आदमी नहीं हो, बाहर का आदमी हो, तो बाहर का आदमी अगर आएगा जिसके पास और भी 50 लोगों का काम है, अंबानी जिससे बोलेंगे कि भैया हम तेरे से अपनी ऑडिट नहीं करेंगे, वो बोलेगा मत कराओ, 50 लोग और हैं जो मेरे से अपनी ऑडिट कराते हैं, मेरा घर वहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है, मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना नाम खराब नहीं करूँगा तुम्हारे फ्रॉड की वजह से, तो फ्रॉड पकड़ा जाएगा। तो अगर हम एक इंडिपेंडेंट बंदा ले आए तो समस्या सॉल्व हो जाएगी, हाँ कि ना, है ना। तो अब इंडिपेंडेंट बंदा होगा तो ट्रस्ट इशू सॉल्व हो जाएंगे। किसके किसके ट्रस्ट इशू सॉल्व हो जाएंगे? देखो, शेयर होल्डर्स के ट्रस्ट इशू सॉल्व हो जाएंगे। उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। दूसरी किसकी समस्या थी? अंबानी जी की। उनको भी अब ट्रस्ट आ जाएगा। उनकी समस्या क्या थी कि एम्प्लॉइज पे भरोसा नहीं कर पा रहे। तो अब अगर ब्रांचेस का, छोटी छोटी कंपनीज का, सब्सिडरीज का सबका ऑडिट हो जाएगा तो अंबानी जी को भी भरोसा हो जाएगा कि एम्प्लॉइज सही चीज़ें भेज रहे हैं। मॉरल चेक लग जाएगा एम्प्लॉइज पे। दूसरी बात, एम्प्लॉइज भी फ्रॉड करने से बचेंगे। उनको पता है कि यार ऑडिट होने वाली है, फ्रॉड के चक्कर में मत पट, पकड़ा ही जाएगा कल को। तो मोरल चेक लग जाएगा एम्प्लॉइज पे भी। नए बिजनेसमैन, इसकी समस्या थी कि यार बैंक इसको कोई लोन नहीं दे रहा था क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन अब अगर ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जाएगा तो बैंक भी भरोसा कर पाएगा और बैंक भी इसको लोन दे पाएगा। सारा मामला शुरू किसकी वजह से होता? विजय माल्या की वजह से। तो अब ऑडिट कराएंगे तो कोई भी फ्रॉड होगा पकड़ा जाएगा, एरर होगा पकड़ा जाएगा। और कहानी में सबसे पहले नुकसान किसका हुआ था? वो सरकार के सिक्के पिघला दिए थे। तो ये सब बातचीत में सरकार भी बहुत खुश हो रही थी। क्यों? अरे यार, टैक्स कौन पूरा देता है? लेकिन अब अगर ऑडिटर आएगा, प्रॉफिट सही रिपोर्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट सही रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो टैक्स भी पूरा मिलेगा सरकार को, तो सरकार भी खुश। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग है क्या सर? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अब तुम्हें समझ में आता है इंडिपेंडेंट का मतलब? इंडिपेंडेंट का मतलब जजमेंट ऑफ अ पर्सन shall not be subordinate to the wishes or direction of another person। कि सीए क्या जजमेंट लगाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, किस बेसिस पे जजमेंट लगाता है, वो किसी और की विश के अधीन नहीं होनी चाहिए। कि अंबानी जी कह रहे हैं कि बेटा नौकरी प्यारी नहीं है क्या, तो अंबानी जी के अधीन मेरी जजमेंट हो गई तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं तो अंबानी जी के कहे से मेरी जजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन यानी कि चेकिंग करना। किस चीज़ की चेकिंग करते हैं हम? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑफ एन एंटिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने शेयर होल्डर बन के विजय माल्या की कंपनी में पैसा लगाया, विजय माल्या छोड़ के भाग गया, तुमको नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट ऐसा बिजनेस है, नफा नुकसान चलता ही रहता है। लेकिन तुम नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, तुम मेरा ये लेक्चर देखने के बाद गए अपने घर पे, आइसक्रीम खरीदी तुमने 10 रुपए की, तुमने जमा कर करके अपना स्टाइपेंड जमा कर करके अपनी पॉकेट मनी थोड़े से पैसे बचाए। अब तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ टाइम सेविंग्स है पूरे 2300 रुपये। तुम आइसक्रीम खाते खाते यूट्यूब देख रहे हो, तुम्हें बीच में एक ऐड आती है कि सुनो ये लड़की जो है ना बहुत बीमार है, इसको एक बहुत ही महंगी इंजेक्शन की ज़रूरत है वरना इसकी जान बचेगी नहीं। तुम्हें वो लड़की दिखाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि इसको बीमारी हुई है, उसकी मम्मी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर वो तुमसे कहते हैं कि सुनो ना, अगर तुम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर दोगे
तो शायद इस बच्ची की जान बच जाए। तुम्हारे जैसे हजारों लोग आएंगे, थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, तो शायद इस बच्चे की जान बच जाए। तुम्हारा नन्हा सा दिल आइसक्रीम से भी जल्दी पिघलता है। तुमने कहा कि यार किसी बच्चे की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है, तुमने अपने 2300 रुपये में से 2000 रुपये उसको डोनेट कर दी। तुम्हारी ही तरह 1 लाख लोग थे जिन्होंने 2,000 रुपये डोनेट करे, तो अब 2000 इंटू 1 लाख बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो गया। जिस आदमी ने वो ऐड चलाई थी, जिस एनजीओ ने वो ऐड चलाई थी, अब उसने देखा कि भाई इतने पैसे आ गए, ये तो बहुत बड़े पैसे हैं, एक काम करते हैं ना, छोड़ते हैं ना बच्ची को। वो खुद आदमी सारे पैसे लेके विदेश उड़ के चला गया। अब तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा कि तुमने अपने इतनी मेहनत से बचाए हुए पैसे उसको दिए, बच्ची की जान भी नहीं बची, और वो आदमी तुम्हारे पैसों पे मजे कर रहा है, तुम अपने पैसों पे मजे नहीं कर रहे, वो तुम्हारे पैसों पे मजे कर रहा है। कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा, है ना। तो इसमें क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्या हम इसमें भी ऑडिट करा लें? हाँ जी, बिल्कुल करा लो। कैसे? क्योंकि इनके भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी ना, ये भी तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे ना कि हमने इतनी कमाई करी, इतने बच्चों पे पैसे लगाए, ये चीज़ें खरीदी, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो इनकी भी होगी। तो उसका अगर हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करा ले तो हमारे ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। हमें पता रहेगा कि हम सही जगह पैसे दे रहे हैं, हाँ कि ना, है ना। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। कंपनी नहीं लिखा है, पार्टनरशिप, प्रोपराइटरशिप, एलएलपी, किसी का भी ऑडिट हो सकता है, कंपनी का भी ऑडिट हो सकता है। एंटिटी लिखा है, एंटिटी कैसी हो सकती है? प्रॉफिट वाली या बिना प्रॉफिट वाली, एनजीओ वाली, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। साइज बोले तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अंबानी जी ने भी ऑडिट का रास्ता चुना, छोटे बिजनेसमैन ने, नए बिजनेसमैन ने भी ऑडिट का रास्ता चुना। इनका बिजनेस बहुत बड़ा था, इसका बिजनेस जस्ट अभी शुरू ही हुआ था। तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म, बोले तो कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, कुछ भी हो सकती है। हर किसी की ऑडिट हम करा सकते हैं। ऑडिट क्यों कराते हैं? ताकि ऑडिटर आए और हमें ओपिनियन दे, हमें बताए कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। तुमने ऑडिटर अपॉइंट किया, सारे शेयर होल्डर से मिलकर ऑडिटर अपॉइंट किया, उन्होंने बोला कि भैया अंबानी जी अगर कोई भी गड़बड़ी करें तो हमें आके बता देना। ऑडिटर गया, उसने सारी चेकिंग करी, उसको मिला 200 करोड़ का फ्रॉड। ऑडिटर ने कहा कि अरे बाप रे, 200 करोड़ का फ्रॉड है, मैं अपने सारे शेयर्स बेच देता हूँ। ऑडिटर ने अपने सारे शेयर्स बेचे और खुद उड़ के चला गया गोवा छुट्टियां मनाने। अब तुमको 4 दिन बाद खबर मिलती है टीवी से कि भाई साहब रिलायंस ने फ्रॉड करा था, सारे पैसे तुम्हारे डूब गए। अरे तुमने तो ऑडिटर अपॉइंट किया था। तुमने ऑडिटर को पूछा फोन करके कि हाँ भैया ऑडिटर क्या हुआ, हमने तो ऑडिट पे भेजा था। कह रहा हाँ मैंने पकड़ लिया, फ्रॉड पकड़ लिया। कह रहा भाई फ्रॉड पकड़ लिया तो मुझे बताया क्यों नहीं? कह रहा तुमने कहा था पकड़ लो, चेकिंग कर लो, तुमने कहा ही नहीं बताने को। कोई फायदा होगा? बताना तो पड़ेगा। तो हम एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हैं? ताकि एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन, ताकि ऑडिटर सीए अपना ओपिनियन दे पाए कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बोलो मेरे साथ, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर profit oriented or not and irrespective of its size or legal form। ठीक है जी, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एंड दूसरा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। मैंने आपको पढ़ाया कि ऑडिट क्या है, क्यों आया, क्योंकि लोगों का मैनेजमेंट पे ट्रस्ट उठ गया था। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया क्यों जरूरत पड़ी, क्या फायदा है ऑडिट का, एडवांटेजेस क्या है ऑडिट के। ठीक है जी, अब जरा एक बात बताओ, गुरुजी बैठे थे, अंबानी जी खड़े थे, नया बिजनेसमैन खड़ा था और सारी सभा नीचे बैठी थी। ठीक है जी, गुरुजी ने आइडिया दिया कि भैया एक काम करो, इंडिपेंडेंट आदमी से ऑडिट करा लो, एक्सपर्ट से ऑडिट करा लो, तो तुम्हारी सारी समस्या सोल्व हो जाएगी। शेयर होल्डर्स को एक आइडिया बहुत पसंद आया, उन्होंने कहा लेकिन ये इंडिपेंडेंट आदमी लाए कहाँ से? तो वहीं शेयर होल्डर्स के बीच बैठा था चिंटू, वो खड़ा हुआ कि सुनो सुनो सुनो, मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे सब आता है, हम फर्स्ट हम करेंगे ऑडिट। उनने कहा भाई तू कैसे करेगा ऑडिट? कह रहा देखो मेरे पास सीए की डिग्री है, आर्टिकलशिप भी की है, इंटर भी किया है और फाइनल भी किया है, मेरे पास सीए की डिग्री है, मैं ऑडिट करूंगा। उन्होंने देखी, कह रहा तू छुछुंदर, तेरे पास भी ऑडिट की डिग्री है, तेरे पास भी सीए की डिग्री है, चल एक काम करते हैं तेरे को ही भेजते हैं, लेकिन सीधा अंबानी जी की कंपनी में नहीं भेजेंगे, पहले छोटी कंपनी में भेजेंगे। तो एक बार पहले ऑडिट करके आ दिखा, फिर हम बताएंगे कि तेरे को ऑडिट करनी है कि नहीं करनी बड़ी कंपनी की। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मौका तो दो।
अब उन्होंने चिंटू को अपॉइंट किया, चिंटू को अपॉइंट किया। चिंटू की स्माइल बहुत ही अजीब बनी है। ओहो, तो चिंटू खुश है। चिंटू अब नया नया ऑडिटर बना है। तो अब उन्होंने कहा कि तू इस फलानी कंपनी में जा, उसका ऑडिट कर। चिंटू खुश है। चिंटू अगले दिन सूट बूट पहन के एकदम तैयार हो गया, गाड़ी चला के लेके जाता है 100 किलोमीटर दूर कंपनी में, क्लाइंट के ऑफिस में, और एकदम शार्प 11 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, चिंटू ने करा टिंग टोंग, अंदर से आवाज आती है, हाँ जी कौन? जी मैं ऑडिटर तुम्हारी कंपनी का ऑडिट करने आऊँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आऊँ। वो कहता है अरे ऑडिटर साहब, अरे यार आज आज आ गए आप? कह रहा हाँ जी मैं आ गया। जी साहब आज एक काम करो, आज मत आओ, आज ना हमारी कंपनी का पंखा नहीं चल रहा अंदर, हम सुबह से खाली परेशान हो रहे हैं, एसी में बैठे हैं, खाली पंखा नहीं चल रहे हमारे, आप कल आना। कह रहा यार मैं बहुत दूर से आऊँ, मेरे को अंदर। कह रहा नहीं साहब आप कल आना प्लीज़, हम आपको तकलीफ नहीं देते, आप कल आना। चिंटू गया गाड़ी में बैठा वापस। अगले दिन फिर सुबह चिंटू एकदम सूट वूट पहन के तैयार, एकदम शार्प 11 बजे पहुंच गया। टिंग टोंग, अंदर से आदमी आता है कि कौन? जी साहब मैं वो ऑडिटर चिंटू। अरे ऑडिटर साहब आज फिर आ गए आप? आज ना मेरी बीवी ने सुबह मैगी खिला दी थी यार, मेरा बिल्कुल भी पेट ठीक नहीं है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा, आज हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे, आप एक काम करो कल आना। यार मैं बहुत दूर से आऊँ यार। जी ऑडिटर साहब समझा करो ना, आप कल आना प्लीज़। चिंटू वापस गाड़ी में बैठता है, वापस अगले दिन सूट बूट पहन के तैयार होता है, शार्प 11 बजे पहुंचता है। टिंग टोंग, हाँ जी कौन? जी साहब मैं ऑडिटर चिंटू। अरे ऑडिटर साहब आप फिर आ गए यार, आपको कोई काम धंधा? अरे मेरा मतलब आप एक काम करो ना, आप कल क्यों नहीं आते? अभी आज बिल्कुल मूड सा नहीं है, आज देखो ना मौसम कितना धूप भरा है, आप वापस चल जाओ। चिंटू को आया गुस्सा, कह रहा है अरे तो अंदर ही नहीं घुसने दे रहे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, चिंटू ऑडिट करने गया है, मैनेजमेंट ऑडिटर को अंदर नहीं आने दे रही, बाकी सब सही चल रहा है, बाकी सबको अंदर आने दे रही, बस ऑडिटर को अंदर नहीं आने दे रही, तो क्या लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अब चिंटू को लगता है कि भैया शायद इन्होंने करा है फ्रॉड। तो अब चिंटू वहां गेट पे खड़ा होकर उनको बोलता है कि सुनो, या तो तुम आज मेरे को अंदर आने दोगे, या फिर अब मैं वापस जाऊंगा तो सीधे शेयर होल्डर्स के पास, मैं उनको जाके बता दूंगा कि तुमने कुछ ना कुछ तो फ्रॉड करा है और तुम मेरे को चेकिंग नहीं करने देते। मैनेजमेंट सुनकर डर जाती है, उनको लगता है कहीं किसी को ये ना बोल दे जाके। तो मैनेजमेंट कह रही है अरे नहीं साहब साहब आओ ना यार, कैसी कैसी बातें करते हो, आप अंदर आओ। मैनेजमेंट अंदर बैठाती है, कॉफ़ी बनाती है, उसको बैठाती है टेबल पे और कहती है और बताओ चिंटू जी। कहता और कुछ नहीं, बस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले आइए। कह रहे सर हमने तो सुना था कि आप सीए हो। चिंटू कहता हाँ एकदम पूरा सीए हूँ मैं, सीए चिंटू नाम है मेरा। कह रहा हमने तो ये भी सुना था कि सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए में मतलब अकाउंटेंट आता है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट होते हो। चिंटू कहता हाँ बिल्कुल एक्सपर्ट है साहब, हम एकदम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो मैनेजमेंट कहती है सब आप एक्सपर्ट हो, हम थोड़ी हैं, आप बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप सीए हो, हम थोड़ी हैं। चिंटू कहता क्या? कह रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। क्या चिंटू को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए वहां पे भेजा था कि चेक करने के लिए? चेक करने के लिए। चिंटू ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए मैं बनाऊंगा नहीं, चेक करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रखी। मैनेजमेंट कहती नहीं सर वो तो नहीं बना रखी। चिंटू कहता मैं जाता हूँ शेयर होल्डर के पास। मैनेजमेंट कहती नहीं सर एक काम करो, आप बस एक हफ्ते का टाइम दे दो, एक हफ्ते में आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी मिलेगी, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, आप एक हफ्ते बाद आइएगा। चलो जी, चिंटू जाता है, एक हफ्ते बाद फिर तैयार होता है, जाता है, 11 बजे पहुंचता है। टिंग टोंग, हाँ जी कौन? चिंटू द ऑडिटर। अरे सर आइए। वो अंदर बैठाते हैं, चाय कॉफ़ी पिलाते हैं और चिंटू बोलता है हाँ भाई हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार? कहता है हाँ जी हो गई। छोटू जा प्रिंटर में से पन्ने लेके आ। छोटू जाता है, 3 पन्ने लाके दे देता है, एक पेंडल, एक बैलेंस शीट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, एक नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारे पन्ने लाके देते हैं। चिंटू के सामने रखते हैं कि साहब कर लो, साइन कर दो। चिंटू कहता है क्या साइन कर दो? लाओ डॉक्यूमेंट्स लाओ। डॉक्यूमेंट्स? कौन से डॉक्यूमेंट्स? अरे वही परचेज के बिल, सेल के बिल, सारे डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, ये सब लेके आओ। सर ये तो हमारी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करी थी, आप चेक करोगे तो कर लो, कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं देंगे हम आपको। चिंटू कह रहा है मैं इसमें क्या जमा घटा थोड़ी चेक करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाओ, बिल्स लाओ तो मैं चेक करूँ ना कि फिगर सही है कि नहीं है। हम ऑडिट करेंगे, डिटेल में करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। मैनेजमेंट कहते हैं सर आप तो ज़्यादा ही सर पे चढ़ रहे हो। चिंटू कहता बताओ शेयर होल्डर को। कह रहे नहीं सर। पियोन को बुलाते हैं कि भाई एक काम करना, वो सारी फाइलें उठा के लेके आ जा। अब पियोन
इतनी सारी फाइलें उठा के एक एक कदम चल के तुम्हारे सामने लेके आता है। अब तुम्हारे सामने इतना बड़ा पहाड़ है फाइलों का। वही पिक्चर्स जो तुम लिंक्डइन पे देखते हो ना कि भाई सीए बनने से पहले इतनी किताबें पढ़नी पड़ती है, उतना ही बड़ा पहाड़ तुम्हारे सामने फाइलों का है। तुम्हारा नन्ना सा दिल धक 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 कर रहा है। चिंटू ने कहा कि यार इतना काम, कोई बात नहीं। चिंटू ने हिम्मत रखी, पहली फाइल उठाई, परचेज की फाइल थी। मलाने लगा बिल्स, चेक करने लगा। चिंटू को मिले 4 बिल कम। उसने कहा कि भाई मैनेजमेंट और बिल्स दो। मैनेजमेंट कह रही सर और कौन से बिल्स? पियून से मंगाया कि पियून और बिल्स लेके आओ। पियून कह रहा सर इतनी फाइल लेती, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट को फोन करा कि मैनेजमेंट बिल्स कम क्यों है इसमें? मैनेजमेंट को कह रहा और बिल्स दो। मैनेजमेंट कह रही सर इतने से काम चला लो, बहुत सारे तो दे दी, और कितने लोग देखना, इतनी सारी फाइलें दे दी, और क्या करोगे आप? चिंटू ने कहा अगर तुम फाइल्स नहीं दोगे तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा कि तुमने फ्रॉड किया। मैनेजमेंट ने पियून को फोन किया कि हाँ भाई पियून साहब एक काम करो, वो चूहे वाली कोठरी में जो 4 फाइलें और रखे ना वो भी ला के दो। तेरे को ये ना मान रहा भाई, ये पूरा ही काम करके मानने का। तो पियून आया, 4 फाइलें और तुम्हें देती। तुमने उसमें से बिल देखा, बिल उठाया, तुमको 4 बिल मिले। फिर एक बिल में तुमने देखा कि भाई बिल का अमाउंट है 10,000 और चढ़ा हुआ कॉपी पे 1,01 जीरो का फर्क है। तुमको लग रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है? गलती हो गई हो सकता है गलती से कुछ लिख दिया हो कॉपी में, 1 जीरो फालतू लग गई हो। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, परचेज मैनेजर से जाके पूछ रहे थे कि असल में मामला क्या है, गलती हुई है क्या नहीं। अब चिंटू चल चल के जा रहा है परचेज मैनेजर के कैबिन के सामने। एकदम मस्त शीशे वाला कैबिन है, एसी वाला कैबिन है। परचेज मैनेजर पबजी खेल रहा है। चिंटू ने कहा नॉक नॉक। परचेज मैनेजर ने देखा चिंटू को और घुमा ली कुर्सी। भाई साहब चिंटू से नजरें फेर ली। चिंटू को हर्ट हुआ, ईगो हर्ट हुआ, इतना इग्नोर तो मेरे को लड़कियां नहीं करती, इतना ये कर रहा है। चिंटू ने फिर से खटखटाया, परचेज मैनेजर जवाब ही नहीं दे रहा। फिर से खटखटाया, परचेज मैनेजर जवाब ही नहीं दे रहा। इतने में पियून आता है। पियून कहता है अरे चिंटू जी आप क्या कर रहे हैं? आप चलो चलो अपने कैबिन में चलो, परेशान मत करो, बहुत बिजी है, उनकी मीटिंग चल रही है। चिंटू कह रहा कौन सी मीटिंग? कह रहा नहीं आप परेशान मत करो, आप जब से परेशान नहीं कर रहे हो, उनकी मीटिंग चल रही है, अंदर जाओ। चिंटू कह रहा यार मेरे को उससे बात करनी थी, मेरे को उनसे पूछना था। कह रहा आपको जितने बिल्स देती आप उसी की बेस पे काम करो। तुम मुझे एक बात बताओ, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार नहीं थे, फिर उसको इन्फॉर्मेशन देने में नखरे कर रहे थे, फिर उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी, 4 बिल और मांगे, उसको फिर नखरे कर रहे थे, फिर उसको किससे मिलने नहीं दिया जा रहा। अब तुम अगर सीए बन के जाओगे, बार बार ये समस्या आएंगी, तो क्या तुम ऑडिट कर पाओगे? क्या तुम्हें दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? जी सर बिल्कुल आएगी। तो समझदार सीए कौन? समझदार सीए वो जो पहले से ही लिखवा के ले ले मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट सुनो, मैं आऊंगा तो इन शर्तों पे आऊंगा, इसके बिना नहीं आऊंगा। शर्तें अब हम पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट या फिर प्रीमाइस। प्रीमाइस पहले से बेस बना लो, इन टर्म्स पे हम अग्री करेंगे तो मैं आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा। पहली टर्म क्या है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है क्या? फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की, सही से प्रेजेंट करने की, एएफआरएफ के हिसाब से दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। दूसरा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कंट्रोल्स लगाना ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बने। और तीसरा, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें मैनेजमेंट ऑडिटर को दे, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी ऑडिटर मांगे वो देना, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ऑडिटर को किसी भी बातचीत करने से रोकना नहीं। ये है मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारी। अगर ये प्रीमाइसेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट मानती है और जानती है, एक्नॉलेज करती है, तो ही एक ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा, अदरवाइज जाएगा ही नहीं। क्योंकि तुम देखो ना, अगर उसने इंफॉर्मेशन देने से ही मना कर दिया तो कैसे ऑडिट करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ही नहीं रखे तो कैसे ऑडिट करोगे? बातचीत ही नहीं करने दे रहे तो एविडेंस कहां से लाओगे? सबूत कहां से लाओगे? तो अगर मैनेजमेंट ये सारी चीजें मानती है तो ही आप जाते हो, अदरवाइज एक सीए नहीं जाता। ठीक है जी। अब यहां पर 2 शब्द आते हैं, एक तो एएफआरएफ। एएफआरएफ क्या होता है सर? लो मैं तुम्हें दिखाता हूं एएफआरएफ क्या होता है। एएफआरएफ का मतलब है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जरा इसको लिख ही लेते हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। फ्रेमवर्क
चलो फाइनेंशियल पे आते हैं। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड, है ना, मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। फ्रेमवर्क बोले तो ढांचा, फ्रेमवर्क बोले तो ढांचा, कि जिस ढांचे में, किस फॉर्मेट में आप उसको प्रेजेंट करने वाले हो, दैट इज अ फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल मतलब मनी, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब कि आप मनी से रिलेटेड चीजों को, मनी वाली इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, ठीक है। फाइनेंस या मनी से रिलेटेड चीजों को रिपोर्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी कि मनी से रिलेटेड चीजों को आप रिपोर्ट कर रहे हो एक स्पेसिफिक ढांचे में। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या करते हो, आपको बताया गया है कि एक शेड्यूल 3 है, उसी हिसाब से आपको P&L बताना है, उसी हिसाब से आपको बैलेंस शीट दिखानी है। तो आपका शेड्यूल 3 क्या है, एक ढांचा है जिसमें आप मनी से रिलेटेड चीजों को रिपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो दैट इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं कि यार ये चीज होगी तो इस तरीके से प्रेजेंट करनी है, ये चीज होगी तो इस तरीके से रिपोर्ट करनी है, दैट इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल मतलब सर, एप्लीकेबल मतलब छोटी कंपनी है तो उस पर एएस लगता है, बड़ी कंपनी है तो उस पर इंडेस लगता है ना। तो दिस इज मेंट बाय एप्लीकेबल। आपकी फलानी कंपनी पे कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, ऑडिटर उसके हिसाब से चेक करेगा। मैनेजमेंट को उसके हिसाब से बनानी है। मैनेजमेंट पर लगता तो एस है, मैनेजमेंट ने युगांडा का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया, उसके हिसाब से बना दी तो गलत है ना, लोगों को समझ ही नहीं आएगी। तो आपकी कंपनी के नेचर के हिसाब से, आपकी कंपनी की लीगल फॉर्म के हिसाब से आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए था, उसी के हिसाब से अकाउंट्स को बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। बात समझ में आती है, ठीक है जी। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो सीधे शब्दों में AFRF यानी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब हुआ, वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि कंपनी ने अगर इंड AS के हिसाब से बनाया तो वो उसका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, AS के हिसाब से बनाया तो वो उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है। अब हमको ये भी देखना है, ये नहीं देखना कि कंपनी ने किसके हिसाब से बनाया है, इसके साथ ये भी देखना है कि कंपनी को किसके हिसाब से बना देने चाहिए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि बनाने तो इंड AS के हिसाब से चाहिए थे, लेकिन उसने बना दिए युगांडा AS के हिसाब से, तो वो दोनों चीज़ें गलत हैं। जिस हिसाब से उसे बनाने चाहिए थे वैसे ही उसने बनाए हों, दैट इज एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क, दैट इज एक्सेप्टेबल इन द नेचर ऑफ एंटिटी। कंपनी के लिए हम शेड्यूल 3 ही फॉलो करते हैं, वो ही उस एंटिटी के नेचर के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पब्लिक के लिए हम AS इंड AS यही फॉलो करते हैं। किसी बैंक को अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं तो हो सकता है हमने उसके लिए स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हो किसी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, तो वो भी चलता है। एंड तीसरा, अगर लो रेगुलेशन ने बोला है कि भैया कंपनी तुमको तो इंड AS के हिसाब से बनाना है, तो कंपनी को इंड AS के हिसाब से ही बनाने चाहिए, वो इंड AS कंपनी का AFRF हो जाएगा, ठीक है जी। देखो जी, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ना दो तरीके के फ्रेमवर्क आ जाते हैं। AFRF की जब भी हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, आई डोंट नो क्यों, लेकिन तुमको पूरा पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो एक है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और दूसरा है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क बोले तो ढांचा। अब ये कह रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दो तरीके से आप कर सकते हो, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है कि जो भी AFRF आपका है वो तो आप फॉलो करो ही करो, वो तो आप फॉलो करो ही करो, वो तो आपको करना ही करना है। इंड AS है तो इंड AS फॉलो करो, AS है तो AS फॉलो करो। साथ में आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भैया ये एडिशनल डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयर
दिखाने के लिए, सारी बात पहुंचाने के लिए, शेयर होल्डर्स को सब कुछ बताने के लिए ये 2 चीजें एडिशनल बतानी चाहिए, तो आप बता दो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज लिखी तो है, डिस्क्लोज करनी है, लेकिन ये चीज बताने से शेयर होल्डर्स का नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम, ये चीज नहीं बतानी चाहिए क्योंकि ये जनहित में जारी नहीं है, शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप उस चीज को छोड़ भी सकते हो। यानी कि AFRF के रिक्वायरमेंट से एडिशनल भी कुछ कर सकते हो और डिपार्ट भी कर सकते हो इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस। डिपार्चर वाली नौबत वैसे आती नहीं। तो अगर ये बोलता है कि भैया आप अपना दिमाग लगाओ, सिर्फ आप अपना दिमाग लगाओ और डिसाइड करो कि क्या कुछ एडिशनल देना चाहिए जो लो में लिखा है उससे भी ज़्यादा, या फिर लो ने कहा तो है कि भैया ये नहीं, ये बताना है, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि ये बताना सही नहीं रहेगा, तो आप अपना दिमाग लगाओ, आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। आपको जो भी लगता है कि भैया जिस भी चीज़ से फेयर प्रेजेंटेशन होगी, सामने वाले को सारी बात पता चल जाएगी, वो आप करो। कंप्लाइंस फ्रेमवर्क इन द अदर हैंड क्या कहता है, कह रहा भैया जैसा लिखा वैसा कर दे। ये दोनों बातें मुझसे तो करियो मत, कुछ ऐड कुछ घटाना नहीं है, जितना लिखा उतना करते हैं। बात समझ में आई? दिस इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या कहता है, एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एक्नॉलेज करता है एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली कि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए मैनेजमेंट डिस्क्लोजर दे सकती है बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। जो रिक्वायर्ड नहीं भी है उसके अलावा जाके मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स दे सकती है, उससे एक्स्ट्रा भी डिस्क्लोजर्स दे सकती है जो रिक्वायर्ड है। दूसरा ये कह रहा है मैनेजमेंट कभी कभी डिपार्ट भी कर सकती है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस, कि मैनेजमेंट को लिखा हुआ है, AFRF में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट को 4 चीज़ें बतानी है, मैनेजमेंट ने 3 ही बताई, 1 नहीं बताई। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि फेयर प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा करना ज़रूरी है तो मैनेजमेंट कर सकती है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या कहता है, कह रहा है आप रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करो फ्रेमवर्क की, बट डज नॉट कंटेन दी अबव A और B एक्नॉलेजमेंट। ये वाली यानी कि घटा वाली और जमा वाली, ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स, ये दोनों ही एक्नॉलेजमेंट्स कंप्लायंस फ्रेमवर्क में नहीं है। बात समझ में? बस फेयर प्रेजेंटेशन ये कहता है कि आप प्रेजेंटेशन फेयर रखो, सारी बातचीत करो, कुछ एडिशनल बताना है फ्रेमवर्क से ज़्यादा जाके बताना है बता दो, कुछ घटाना है तो घटा दो। कंप्लायंस वाला बोलता है कि भैया जैसा लिखा वैसा करते हैं। ठीक है जी, ये है वो आपका फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। लाओ ज़रा देखिए एक बार हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने कवर कर लिया AFRF किसको कहते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस किसको कहते हैं, ऑडिट के एडवांटेजेस किसको कहते हैं, मिस स्टेटमेंट के बारे में हम एक बारी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? मिस स्टेटमेंट का मतलब है गलती। आपने कहानी पे वापस आओ, सारे शेयर होल्डर कहते गुरुजी त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम, रक्षा करो रक्षा करो। गुरुजी ने समस्या का समाधान दिया था कि बच्चा ऑडिट करा ले। अब उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट किया, वो ऑडिट कर रहा है, तो वो क्या ढूंढेगा कि भैया AFRF के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं कि नहीं बनाई। अगर नहीं बनाई है तो वो क्या है? गलती, मिस स्टेटमेंट। अकाउंट्स तुम 11वीं कक्षा से पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि अकाउंट्स में 4 ही तरीके की गलती हो सकती है, जिसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, विच इज ACPD। क्या बोले? ACPD। अकाउंट्स में 4 ही तरीके की गलतियां हो सकती है। तो अमाउंट में कि 1 जीरो कम 1 जीरो ज़्यादा लगा दी, 10,000 का लाख और लाख का 10,000 बना दिया। क्लासिफिकेशन कि भैया रेवेन्यू खर्चे को कैपिटल में डाल दिया, कैपिटल खर्चे को रेवेन्यू में डाल दिया। प्रेजेंटेशन कि आपने ऊपर नीचे कर दिया, रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा कहीं प्रॉफिट या लॉस दिखा दिया। एंड डिस्क्लोजर कि कोई डिस्क्लोजर देना चाहिए था जो कि आपने नहीं दिया, या दिया तो गलत फिगर्स के साथ दे दिया, विच अमाउंट में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये 4 तरीके की गलतियां हो सकती हैं आपके अकाउंट्स में, और ऑडिटर यही चेक करता है। ACPD, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ACPD ऑफ व्हाट इज रिपोर्टेड एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। बेसिकली जो हुआ,
जो मैनेजमेंट ने किया, दिखाया, और जो होना चाहिए था, जो दिखाना चाहिए था, उसके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। दिखाना तो ₹1,00,000 चाहिए था, दिखा दिया 10,000। तो जो हुआ और जो होना चाहिए था के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं हम मिस स्टेटमेंट। 4 जगह डिफरेंस आ सकता है, अमाउंट में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन में या डिस्क्लोजर में। ठीक है जी। अब शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया ऑडिटर अंबानी जी की कंपनी के लिए। अंबानी जी की कंपनी बहुत बड़ी है। ऑडिटर ने कहा कि भाई साहब मैं करूंगा, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं जाऊंगा। हम फर्स्ट ऑडिटर को भेज दिया अंबानी जी की कंपनी का ऑडिट करने। अब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, सारे शेयर होल्डर अपने घर पे चिलैक्स होकर बैठे हैं, एकदम आराम से बैठे हैं कि भैया ऑडिटर साहब को काम पे लगा रखा है, अब अंबानी जी फ्रॉड करके दिखाएं। ठीक है जी। अब एकदम से क्या होता है, रात के 8 बजते हैं, 4 दिन में, 4 दिन गुजरते हैं, रात के 8 बजते हैं, ऑडिटर का फोन आता है कि सुनो सुनो सुनो, चिंटू का फोन आया, सुनो सुनो सर 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 मैं ना चिंटू ऑडिटर बोल रहा हूँ, चिंटू ऑडिटर। आप कहते हो हाँ हाँ क्या हो गया चिंटू ऑडिटर? वो कहता है सर मेरे को ना रिलायंस के अकाउंट्स में एक बहुत बड़ी गलती मिली। आप ज़रा कल वहीं पे आइए पेड़ के नीचे सभा में, और हम वहीं मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलती मिली। अब चिंटू ऑडिटर ने सारी सभा को फ़ोन खड़का दिए कि सुनो सुनो मैडम जी मेरे को रिलायंस के अकाउंट्स में गलती मिली है, कि सुनो सुनो सरदार जी मेरे को रिलायंस के अकाउंट्स में गलती मिली है। सारे लोग टेंशन में, भाई साहब सोए कैसे? चलो तुम जैसे तैसे सोए, सुबह 5 बजे तुम्हारी आँख खुली, तुम एकदम सूट बूट पहन के गए हो 50 किलोमीटर दूर, वहीं पेड़ के नीचे सभा में जहाँ पे चिंटू ने आपको बुलाया था। सारी सभा उसने बुला रखी है। अब आधे घंटे बाद चिंटू आता है, जूतों की आवाज चलते हुए चिंटू पेड़ के नीचे पहुंचता है। चिंटू ने भी सूट बूट पहन रखा था, वो आप सबकी तरफ देखता है, उसके चेहरे पे थोड़ी परेशानी दिखाई देती है। अब आप पूछते हो कि क्या हुआ चिंटू, क्या हुआ, बता। चिंटू कहता है सुनो सर सुनो, मैं ना बहुत दिनों से रिलायंस के अकाउंट्स चेक कर रहा था, तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, कोई दिक्कत मिल नहीं रही थी। मुझे लगा अंबानी जी बहुत बड़ी आदमी है, सबका काम अच्छे से कर रहे हैं, सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई चोरी चकारी नहीं कर रहे। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे को चिंता में डाल दिया। आपने पूछा बता क्या हुआ, सस्पेंस मत बना। उसने कहा कि साहब सब कुछ, सारे बिल्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स सब ये मेरे को दे रहे थे, लेकिन कल जब मैंने इनसे 20 रुपए के चाय के बिल मांगे तो ये लोग मुझे दे नहीं पाए। क्या करोगे तुम? मारोगे चिंटू के कान के नीचे कि क्या मजाक है? मैं सुबह 5 बजे से उठ के आया हूं 50 किलोमीटर गाड़ी चला के तेरे 20 रुपए के चाय के बिल के लिए। मारोगे कि नहीं मारोगे? पिटना चाहिए कि नहीं पिटना चाहिए वो आदमी? और पिटना चाहिए। अरे नालायक, कल को तुम ही ऑडिटर बनोगे। सर तो हम ये बताएंगे नहीं। अरे तुम्हारा काम है मिस स्टेटमेंट ढूंढना। तो लोगों को भी समझ में आया कि भाई साहब तो पिट जाएगा ऑडिटर, सब लोग मिलकर मारेंगे उसके। तो लो ने बोला कि भैया मिस स्टेटमेंट तो ढूंढनी है, लेकिन सिर्फ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। सर ये मटीरियल का क्या मतलब हुआ? समथिंग विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसी कोई भी चीज जो यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट करे वो है मटीरियल मिस स्टेटमेंट। वही 20 रुपए के चाय के बिल वाली बात याद करो। चिंटू ने आपको बताया कि 20 रुपए के चाय के बिल नहीं है, तो क्या आप अपने रिलायंस के शेयर्स बेच दोगे? नहीं बेचोगे। लेकिन वही चिंटू उस दिन अगर आपको आके बताता कि भैया 2000 करोड़ का घपला है, खाली बिल डाले गए हैं फर्जी, और पैसा निकाल के अंबानी जी अपने घर ले गए, विदेश में बेच दिया, तो क्या ये बात सुन के क्या तुम अपने रिलायंस के शेयर बेचते कि नहीं बेचते? बेच देते। समथिंग विच कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस चीज को हम बोलते हैं मटीरियल। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो ऑडिटर क्या कंसर्न है मटीरियल मिस स्टेटमेंट से? हाँ जी। क्या वो कंसर्न है मिस स्टेटमेंट से? नहीं। वो किससे कंसर्न है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट से। बात समझ में आती है? ठीक है जी। मिस स्टेटमेंट्स 2 तरीके से हो सकती है, या तो फ्रॉड से या फिर एरर से। फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि जानबूझ के किसी आदमी ने घोटाला किया है, उसकी नियत में ही चोर था, खराब थी उसकी नियत। एरर का मतलब गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो दैट इज फ्रॉड और एरर। 2 तरीके से मिस स्टेटमेंट हो सकती है, तो फ्रॉड की वजह से या तो एरर की वजह से। ठीक है जी। तो अब हमने मिस स्टेटमेंट देख लिया, मटीरियलिटी देख लिया। अब ऑडिटर का काम था मिस स्टेटमेंट्स ढूंढना। सभा में वापस चलते हैं जरा।
ये सारे लोग बैठे थे, ये सारे लोग बैठे थे सभा में। गुरुजी ने कहा कि बच्चा ऑडिट करा ले, ऑडिट से तेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसी सभा में एक बहुत ही बड़ा आदमी बैठा था। आदमी तो उतना ही था, उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था कि मैं देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनूंगा। तो जैसे ही गुरुजी ने समस्या का समाधान दिया कि बच्चा ऑडिट करा ले, झुनझुनवाला साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा कि बस यही तो मुझे चाहिए था। मैं तंग था कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूं, लेकिन अब जब गुरुजी ने बता ही दिया है कि ऑडिट करा ले, तो अब मैं सिर्फ ऑडिट वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा जिसके अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे, यानी कि वहां तो गलती होने का चांसेस नहीं। तो झुनझुनवाला साहब बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने फोन उठाया और लगाया। किसको लगाएंगे? बोलो किसको लगाएंगे? भाग्यवान। सुनती हो भाग्यवान? हाँ जी बोलिए। एक काम करो, घर के कागज आज निकाल लो, अपने जितने जेवर हैं वो निकाल लो, सब बेच डालेंगे। जी क्या हो गया? अरे गुरुजी ने इतना बढ़िया तरीका बताया है कि कंपनी अगर ऑडिट करा ले, एक ऐसा आदमी जो कि एक्सपर्ट है अकाउंट्स में, टैक्स में, लो में, अगर वो चेक करके ठप्पा लगा दे, फिर तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। यानी कि कंपनी के अकाउंट सही है। अब हम बेझिझक होके उन कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं जिस कंपनीज का ऑडिट हुआ है, और अब अपना पैसा डूबने का चांसेज नहीं है। तो क्या झुनझुनवाला साहब को घर बेच के, बीवी के गहने बेच के सारे पैसे लगा देने चाहिए शेयर मार्केट में? बताओ। देखो भाई, रिस्क तो लेना पड़ता है, रिस्क तो लेना पड़ता है देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो बनना है। तुम मुझे बताओ कि सारे पैसे लगा देने चाहिए क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं? अरे ऑडिटेड वाली कंपनीज में डालेंगे, खाली सब में थोड़ी डालेंगे। सिर्फ जिसका एक एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करके ठप्पा लगा होगा, सिर्फ उस कंपनी में पैसा डालेंगे, किसी और में नहीं डालेंगे। फिर भी नहीं सर, कुछ तो रख लेना चाहिए। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि भाई साहब, ऑडिट करा ली का मतलब ये नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि आपका पैसा सेफ रहेगा ही। ऑडिट, पहली बात तो इस चीज की कोई गारंटी देता ही नहीं। दूसरी बात, ऑडिट 100% तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं देता। याद करो ऑडिट का जन्म क्यों हुआ था? जब मार्केट में क्या क्रिएट हो गए थे? ट्रस्ट इश्यूज। लोगों का भरोसा डगमगाने लगा था, मार्केट में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो गए थे। तो ऑडिट ने काम किया कि हम आपको तसल्ली देंगे, लेकिन 100% नहीं, एक रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। तसल्ली का मतलब क्या होता है? अश्योरेंस। तो अश्योरेंस होती है सर 3 तरीके की। अश्योरेंस अगर आप बात करोगे तो 3 तरीके की होती है। पहली अश्योरेंस होती है 100%, दैट इज एब्सोल्यूट अश्योरेंस। फिर आती है उससे थोड़ी कम, विच इज हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस। फिर एक आती है उससे और थोड़ी कम, इसको हम बोलते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। अराउंड मान लो 50% मान लो इसको तुम मान लो 90%, ठीक है। तो ये फिगर्स मैंने बताई हैं जस्ट तुम्हें समझाने के लिए, ऐसी कहीं कुछ फिगर्स लिखी नहीं हुई है, सिर्फ लिखा हुआ है कि हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस और मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। तो 3 तरीके की अश्योरेंस होती है। सर एक लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस भी तो हो सकती है। नालायक, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस क्यों हो सकती है? लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस का मतलब क्या है? अश्योरेंस का क्या मतलब है? तसल्ली देना, कि मैं तुम्हें कम लेवल की तसल्ली दे रहा हूं कि भैया मुझे खुद ही डाउट है, लेकिन मैं तुम्हें तसल्ली दे रहा हूं। ये कोई बात बन रही है? चाट और मारेगा अगला। सीए बनने के बाद ऐसी ऐसी बातें मत करना। तो अब अश्योरेंस होती हैं सिर्फ 3 तरीके की, एब्सोल्यूट, रीजनेबल और मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। जिसमें से ऑडिटर कौन सी देता है? रीजनेबल, यानी कि हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। सर 100% अश्योरेंस क्यों नहीं देता? सर ऑडिटर तो सीए है, सीए तो बहुत एक्सपर्ट होता है, सारी चीजों में एक्सपर्ट होता है, अकाउंट्स, टैक्स लो। क्योंकि देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। कुछ कमियां हैं प्रोसेसेस में। कौन सी प्रोसेस में सर? देखो, एक प्रोसेस है अकाउंट्स बनाने की, एक प्रोसेस है
ऑडिट करने की। तो दोनों ही प्रोसेस में कुछ कुछ कमियां हैं। पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस। बोलो मेरे साथ, कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस में, कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस में। अकाउंटिंग की प्रोसेस में क्या कमियां है सर? जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। जब भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो बहुत सारी जजमेंट्स लेती है। फॉर एग्जांपल कि मशीनरी की लाइफ कितनी रहेगी, उसमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, वो फलाना आदमी जिसने हमसे उधार लिया है उस पर प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बनाना है, वो आदमी बढ़िया है कि नहीं है, डेप्रिसिएशन का रेट, मशीनरी की लाइफ, मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटीज में कितना अमाउंट देना पड़ सकता है, ये सारी चीजें एग्जैक्ट बता नहीं सकते हो आप। एक आदमी कह रहा है कि सर हमारे यहाँ 10 साल मशीन चल जाएगी, दूसरा कह रहा है नहीं 10 साल क्यों, 12 साल चलेगी, देख वो वाली 12 साल चली। तीसरा आदमी कह रहा है सर वो सारे वर्कर बदल गए, नए वर्कर आए हैं, एक पैसे का ध्यान नहीं रखते चीजों का, 8 साल भी नहीं चली, मेरे से लिखवा के ले लो। तीनों की अपनी अपनी जजमेंट है, अपना अपना सब्जेक्टिव डिसीजन है, तीनों की बात अपनी अपनी जगह सही है। कोई तरीका नहीं है ये बताने का कि ये मशीनरी कितने साल चलेगी। एक आदमी कह रहा है साहब 4 साल भी नहीं चलेगी, टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी से अपग्रेड हो रही है ना, 4 साल में आउटडेटेड होती फिरेगी, तो मेरे हिसाब से तो 25% डेप्रिसिएशन बनना चाहिए। तो सब्जेक्टिव डिसीजन है, एग्जैक्ट करेक्ट क्या है ये किसी को नहीं पता। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। एक आदमी कहते हैं भैया आदमी अच्छा है, बस उसके ऊपर अभी थोड़ा संकट का टाइम है इसलिए पैसा नहीं दे रहा, 5% प्रोविजन बनाओ। दूसरा कह रहा है भाई चोर आदमी एक नंबर का, तेरे को पता तो है नहीं उसके बारे में कुछ, चोर आदमी, उसकी नियत ही नहीं है पैसा देने की, वरना तो दे देता अब तक, 20% प्रोविजन बनाओ। तो अब प्रोविजन का अमाउंट कितना होना चाहिए, दिस इज अ सब्जेक्टिव डिसीजन, जजमेंट लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। और जहां जजमेंट आती है वहां एग्जैक्ट क्या ठीक है क्या गलत है, 5% ठीक है कि 20% ठीक है, नहीं बता सकता ऑडिटर। ठीक है जी, इसीलिए वो 100% अश्योरेंस नहीं देता कि जो फिगर लिखी है वो ठीक ही है। वो नहीं बता सकता कि अगर 5% प्रोविजन बनाया है तो वो ठीक ही है। बात समझ में? दूसरा, कंट्रोल्स मे नॉट हैव बीन ऑपरेटेड। सर कंट्रोल्स क्या होता है? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हर एक कंपनी चाहती है कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अंबानी जी के नीचे 50,000 लोग काम करते हैं। क्या अंबानी जी हर किसी पे नजर रख सकते हैं? ये आदमी ढंग से काम नहीं कर रहा, ये आदमी कुछ ज्यादा ही बातचीत कर रहा है आजकल, नहीं कर सकते। 50,000 लोग हैं, तो अंबानी जी को जरूरत है एक प्रोसेस, एक सिस्टम बनाने की जिसमें उनका सारा काम अपने आप हो और चोरी चकारी भी नहीं कर पाए लोग। अगर अंबानी जी रिलायंस फ्रेश बना के छोड़ दें और उसमें 2 लोगों को बिठा दें, अगर वो सेंसर वाला सिस्टम नहीं लगाए, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग वाला सिस्टम नहीं लगाए, इन्वेंट्री काउंटिंग वाला सिस्टम नहीं लगाए और सिर्फ 2 लोगों को बिठा दें कि भैया देख तेरे को बिठा के जा रहा हूँ, जितना भी सामान बिके पैसा मेरे को देती हूँ, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। वो आदमी सामान बेचते टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा, उसको समझ ही नहीं आया कि भैया कितने में क्या जोड़ना है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बहुत सारा लॉस वहाँ हो जाएगा। इन्वेंट्री उठा के खा लेगा, चोरी हो जाएगी। काउंटिंग नहीं होगी तो इन्वेंट्री का पता नहीं लगेगा कि कितनी थी कितनी नहीं, है ना। कोई भी सामान चोरी करके जाएगा, इस आदमी को पता ही नहीं लगेगा। तो बहुत सारे कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बने। जब भी आप बैंक में जाओगे, SBI में जाओगे, एक्सिस में जाओगे, तो आप देखोगे आपका काम कभी भी एक काउंटर पे होगा ही नहीं। आपको कहेंगे भैया इस काउंटर पर चला जा, सामने वाला काउंटर अपना काम करके देगा, बोलेगा इस काउंटर पर चला जा। कैश भी जमा कराने जाओगे तो एक बंदा कैश लेगा, फिर आपको दूसरे बंदे के पास भेजेगा कि वहां पर्ची जमा करा देना, दूसरा बंदा अकाउंट की एंट्री डालेगा। ये होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो दिस इज अ कंट्रोल कि सारी चीज का कंट्रोल किसी एक बंदे के हाथ में नहीं हो। मैनेजमेंट को बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सही बने। कि मैं आया, मैंने अपने हिसाब से खर्चा डाल दिया, मैं बाहर घूमने गया था, मैंने कहा साइट विजिट का खर्चा 5,000, अरे 5,000 मेरे तो लगे 500 थे, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में ही सारा कंट्रोल था तो मैंने 5,000 डाल दिया, 5,000 का फटका लगा कंपनी को। इसीलिए अंबानी जी ने लगा रखे हैं इंटरनल कंट्रोल कि कोई भी खर्चा अगर डलेगा तो सीनियर से अप्रूव होके डलेगा। बात समझ में? दिस इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल, अप्रूवल।
BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं हम टाइम टू टाइम, महीने में या 3 महीने में। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरनल कंट्रोल है, ताकि हमें पता चले कि जितना कैश हमारी बुक्स में दिख रहा है उतना ही बैंक में है कि नहीं है, ताकि सारी चीजें सही से काम करती रहें। कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट से पकड़ में आए, हम उसको फटाफट से रेक्टिफाई करें। दीज आर इंटरनल कंट्रोल्स। रिकंसिलिएशन, अप्रूवल, वेरिफिकेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कैमरा जो लगा रखा है सब पे नजर रखने के लिए, वो भी एक इंटरनल कंट्रोल है। बजर्स जो लगा रखे हैं कि आप शर्ट उठा के बैग में डाल के बाहर ना चले जाओगे तो बजर बजेगा, दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सिक्योरिटी गार्ड जो ठप्पा लगाता है आपका बिल चेक करके, दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट, इंटरनल ऑडिट जो कराती है कंपनी, भैया चेक कर लो सब कुछ ठीक है कि नहीं है, दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ऑल ऑफ दिस, ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने। अब वो कहता है कि साहब हो सकता है ऑडिटर कब आएगा, साल के बीच में कि साल के अंत में? सर साल के अंत में, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होंगी। तो साल भर तो ऑडिटर था ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि एक दिन लाइट गई हुई थी और बजर बज नहीं रहा था तो 2 लोग शर्ट उठा के ले गए। हो सकता है साल के बीच में कंट्रोल ऑपरेट नहीं किया हो। एक दिन चिंटू आया, उसने 5,000 का फर्जी बिल डाल दिया, क्योंकि उस दिन उसका मैनेजर छुट्टी पे था, अप्रूवल देखने वाला कोई था ही नहीं, उसने डाल दिया और डल गया वो। तो हो सकता है साल भर में कंट्रोल ऑपरेट ना किए हो, कभी कभी उनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती आ रही हो। अब हमें क्या पता, हम तो यहाँ पे थे ही नहीं, ऑडिटर तो यहाँ पे था ही नहीं, तो उसे क्या पता कि कंट्रोल्स ऑपरेट हुए सारे कि नहीं हुए, है ना। तो दिस इज ऑल्सो एन इनहेरेंट लिमिटेशन। अगर कंट्रोल ऑपरेट नहीं हुआ होगा तो वो फर्जी बिल डल जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, लेकिन बुक्स में एंट्री नहीं चढ़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाएगी। बात समझ में? ठीक है। तो ये 2 कमियां थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में। कुछ कमियां हैं ऑडिट के प्रोसेस में। पहली कमी है प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। कह रहा है हमें खाली सैंपल बेसिस पे चेक करना होता है, हम 100% चेकिंग करते ही नहीं है। सर क्यों हम 100% चेकिंग क्यों नहीं करते? नहीं करते, सैंपल बेस पे करते हैं। तुम सोचो, चिंटू बना सीए भाई साहब, उसने डिसाइड किया कि अब मैं मार्केट में अपना नाम करूंगा, मैं प्रैक्टिस खोलूं और 1 साल में पूरा मार्केट चिंटू सीए चिल्ला रहा है। उसने कहा कि मैं अंबानी जी के पास जाऊंगा, उनकी कंपनी की ऑडिट करूंगा। अब अंबानी जी किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को तो अपनी ऑडिट देंगे नहीं, तो चिंटू गया काला चश्मा पहन के, फुल सूट बूट पहन के अंबानी जी के सामने कुर्सी पे जाके बैठा, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा और बोला सुनो अंबानी जी, सीए बन गया तुम्हारा लड़का, सॉरी सीए साहब आए हैं। तो अब अंबानी जी बोला हाँ जी बताइए। इसने कहा कि मैं आपकी कंपनी की ऑडिट करना चाहता हूँ और मैं आपकी कंपनी की ऐसी ऑडिट करूंगा दुनिया देखेगी, मैं 100% चेकिंग करूंगा, सारे सीएस सैंपल बेस पे चेक करते हैं। अंबानी जी ने कहा 100% चेकिंग कर दोगे? उसने कहा जी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, चिंता मत करो। अंबानी जी ने कहा कि कर दो साहब, बहुत बढ़िया। अब चिंटू बैठ गया ऑडिट लेके, क्या करना पड़ेगा उसको? 100% चेकिंग। रिलायंस में हर रोज की लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होती है, दुनिया भर की छोटी कंपनीज है, सब्सिडरी कंपनीज हैं, बड़ी वाली कंपनी है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, हर रोज की लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होती है। तो अब क्या करना चाहिए? चिंटू ने सोचा कि भैया सबको चेक करने तो बहुत सारे लोग लगेंगे, तो चिंटू ने 10,000 आर्टिकल्स हायर करे, 10,000 सीएस हायर करे। कंपनी में क्या बोला आक्रमण, फटाफट से जाके सारे सीएस ने, आर्टिकल ने मैनेजमेंट के हाथ से कागज छीने और चेक करने बैठ गए। भाई साहब दिन रात लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सारी एक एक एंट्री चेक कर डाली, 2.5 महीने में सारी एंट्रीज चेक कर डाली। अब चिंटू 2.5 महीने बाद फिर गया अंबानी जी के कैबिन में, कुर्सी पे उसके सामने बैठा है, टांग पे टांग रख के, और बोला देख लिया अंबानी जी, एक एक एंट्री चेक कर दिया आपकी कंपनी की, कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है जो हमारे हाथों से बची है, जैसा मैंने कहा था 100% चेकिंग, वैसी चेकिंग मैंने आपको करके दिया। अंबानी जी बहुत खुश कि चिंटू जी आपने तो कमाल कर दिया, आज के बाद सारी ऑडिट्स हम आपसे ही कराएंगे। चिंटू बहुत खुश। अब अंबानी जी ने कहा सीए साहब बताइए कोई सेवा पानी। चिंटू ने हिसाब लगाया, सेवा पानी का मतलब फीस बताइए। तो चिंटू ने हिसाब लगाया कि भैया 10,000 आर्टिकल्स, 10,000 सीए। चिंटू ने कहा ज़्यादा नहीं अंबानी जी, बस 1,500 करोड़ रुपए मेरे को दे दो। अंबानी जी को हार्ट अटैक आते आते बचा। अंबानी जी बोला इतनी फीस, इतना तो मेरा प्रॉफिट नहीं है, इतनी फीस। तो चिंटू ने बोला एंट्री भी तो सारी चेक करी है, तो क्या अब
अंबानी जी अगली बार से चिंटू को ऑडिट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई ऑडिट की, इतना तो फायदा नहीं हो रहा कंपनी चला के, इतना ऑडिट करा के नुकसान हो गया। चलो दूसरा केस लेते हैं। मान लो चिंटू समझदार है, चिंटू सारी चीजें हायर, सारे लोगों को हायर नहीं करेगा। चिंटू ने कहा सिर्फ 50-50 लोगों को हायर करेंगे। चिंटू ने 50 लोगों को हायर किया, काम करने बैठा दिया, उनको बोला भाई साहब दिन रात काम करना, हिल नहीं जाना यहाँ से। सब काम करने लगे, सब रोज आते हैं, नौकरी पे काम करते हैं, सारी एंट्री चेक करते हैं। चिंटू देख रहा है, रोज आते हैं, नौकरी पे काम करते हैं, सारी एंट्री चेक करते हैं। चिंटू देख रहा है भाई साहब रिलायंस में रोज की हैं हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स। 2020 की ऑडिट रिपोर्ट चिंटू ने जाके इशू करी है 2035 में। इन्वेस्ट मम्मी ने किया था, रिपोर्ट मिल रही बच्चों को। तो क्या अब चिंटू की रिपोर्ट किसी काम की? भले ही उसने एक एक एंट्री चेक कर डाली, लेकिन क्या अब चिंटू की रिपोर्ट 2035 में किसी काम की है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है रिपोर्ट का रेलेवेंस, इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस कम होता जाता है। अब तो जो फ्रॉड जिसने करना था कर लिया होगा, अब कोई सेंस ही नहीं है 2020 की रिपोर्ट पढ़ने का। बात समझ में आती? तो इसीलिए भी हम सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं, ताकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन सब उठा के हम चेक नहीं कर सकते, या तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम सैंपल बेसिस का सहारा लेते हैं। ये कमी है ऑडिट की प्रोसेस में। और क्योंकि हम सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं, तो जो गलती वाली एंट्रीज हैं हो सकता है वो हमारे हाथ से छूट जाए, हो सकता है हमारी पकड़ में ना आए। तो फिर अगर पकड़ में नहीं आएगी तो हम बताएंगे कैसे, 100% गारंटी दें कैसे? फिर सारी सभा बैठी थी, सब लोग बैठे थे, गए थे गुरुजी के पास, गुरुजी त्राईमाम रक्षा करो। गुरुजी ने समाधान दिया कि बच्चा ऑडिट करा ले। अब सारे शेयर होल्डर्स अंबानी जी की तरफ टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं कि देख रहे हो अंबानी जी, देख रहे हो? अंबानी जी कहते क्या हो गया? कह रहे हमारा ऑडिटर आएगा और आपके कान के नीचे दो लगाएगा, जितने भी पैसे आपने छुपा रखे हैं सोफे में, दीवार में, सब निकालेगा, सारे डॉक्यूमेंट, सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा, कान के नीचे दो बजाएगा, अब आप करके दिखाना फ्रॉड। अंबानी जी को डर लगा। अंबानी जी कहा गुरुजी पैसे कौन लेके भागा? विजय माल्या। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, 4 दिन पहले नए सोफे लगवाए, नया पेंट करवाया, ऑडिटर आएगा मुझे मारेगा, मेरी तो कोई गलती नहीं है गुरुजी। तो क्या अंबानी जी के साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या हम ऑडिट नहीं कराएं? ऑडिट भी करानी है। ट्रस्ट इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे? ऑडिट करा के। तो फिर ऑडिटर जाएगा तो सामान तो मांगेगा, ये तो समस्या हो गई। तो बेटा जो तुम टीवी में देखते हो ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। टीम आती है, हर्षद मेहता के पास आई थी, अलग अलग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम्स आती हैं, रेड करती हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। हम कर रहे हैं ऑडिट। हम मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते कि भैया ये डॉक्यूमेंट दो ही दो। हम सिर्फ पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट जी ये डॉक्यूमेंट है क्या, ये दे दो जरा। मैनेजमेंट जी वो डॉक्यूमेंट है क्या, वो दे दो जरा। अगर मैनेजमेंट मना कर दे तो हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, हम उस चीज से वंचित रह जाएंगे। हम कान के नीचे दो नहीं लगा सकते, हमारे पास लीगल पावर्स नहीं है, ना ही हम उससे गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई लीगल पावर्स नहीं। ठीक है जी। तो ये ऑडिट है, वो इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होती है जब हमें शक होता है, सस्पेक्ट होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि भैया इसलिए हम चेक करने जा रहे हैं, वो होता है इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट एक जनरल चेकिंग होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम देखना चाहते हैं कि सब कुछ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये होती है ऑडिट। ठीक है जी। ऑडिट में कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता, पहले से बनाई गई धारणा नहीं होती, इसीलिए भी हम 100% गारंटी नहीं दे सकते। अगर मैनेजमेंट से हमने कुछ मांगा, मैनेजमेंट ने नहीं दिया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका क्या कर सकते हैं भाई? हम सिर्फ अपनी रिपोर्ट में डाल के दे सकते हैं भैया ये फलाना डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ने हमें नहीं दिया, तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अतः हम इस फलाने टॉपिक पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिटर कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में, कि जजमेंट लगानी पड़ती है, हो सकता है साल भर के बीच में कभी कभी कंट्रोल्स ऑपरेट ना भी हुए हो। ऑडिट प्रोसीजर्स में भी कुछ कमियां हैं, प्रैक्टिकल यानी कि सिर्फ सैंपल बेसिस पे चेक कर सकते हैं। क्यों?
जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है इंफॉर्मेशन का रेलिवेंस कम होता जाता है, इसीलिए भी हम सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कई बार, इसलिए भी हम सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं। लीगल लिमिटेशन कि वो फोर्स नहीं कर सकता मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन के लिए, क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी। फिर है फ्रॉड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। फ्रॉड अगर मैनेजमेंट ने किया हो तो ऑडिटर के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर पर ऑडिटर का तो काम ही यही है। नहीं, ऑडिटर का काम है जनरल कोर्स में जाके चेकिंग करना कि सब कुछ सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। फ्रॉड करने की अगर मैनेजमेंट की नीयत है तो मैनेजमेंट इसीलिए फ्रॉड करेगा कि कल को ऑडिटर आए और पकड़ ले, फिर हम कहेंगे धप्पा फ्रॉड पकड़ लिया। नहीं, मैनेजमेंट अगर फ्रॉड करेगी तो बहुत सोच समझ के, साजिश बना के, षड्यंत्र बना के करेगी, एक एक कदम फूक फूक के रखेगी, एक एंट्री बहुत ध्यान से डालेगी। इतनी डिटेल में अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया तो हो सकता है, हाई चांसेस है कि ऑडिटर उसको नहीं पकड़ पाए। मैनेजमेंट ने एक झूठी एंट्री डाल दी, साथ में एक झूठा बिल भी लगा दिया। हम तो बिल और एंट्री को देख के ही अनुमान लगाते हैं ना कि सब कुछ ठीक होगा। तो अगर मैनेजमेंट ने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाए, फ्रॉड करना चाहा, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स लगा दी, तो ऑडिटर नहीं पकड़ पाएगा। इस चीज के हाई चांसेस है, इसीलिए भी हम 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। तीसरा, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। अंबानी जी ने अपने किसी भाई बंधु को फोन करा, उसको बोला कि सुन भाई, लाख रुपए का सामान भेज और 10 लाख का बिल, कंपनी में झूठे खर्चे डालने। उसने लाख का सामान भेजा और 10 लाख का बिल। आपको कैसे पता चलेगा कि वो अंबानी जी की रिलेटेड पार्टी है? मैं थोड़ा ध्यान से चेक कर लूँ। कुछ रिलेटेड पार्टीज तो कंपनीज को डिस्क्लोज करनी होती हैं, मतलब कंपनीज को तो सारी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करनी ही होती है, लेकिन कुछ रिलेटेड पार्टी कंपनी अगर डिस्क्लोज नहीं करे तो हाउ वुड यू गेट टू नो? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हो सकता है कई बार कि वो सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई ही ना हो। अंबानी जी ने कहा कि भाई 10 लाख का बिल भेज दे, मैं तेरे नाम पे सर्विस चढ़ा रहा हूं कि मैंने तेरे से कंसल्टेंसी ली कि कहाँ पे जमीन बनानी चाहिए, कहाँ पे नई बिल्डिंग खोलनी चाहिए। उसने बिल भेज दिया, अंबानी जी ने पैसे दे दिए। आपके पास कोई तरीका ही नहीं है ये पता लगाने का कि अंबानी जी ने कंसल्टेंसी ली कि नहीं ली, बात खत्म, है ना। तो इसीलिए भी हम 100% एश्योरेंस नहीं दे सकते। हो सकता है कि कोई पेपर ट्रांजैक्शन उन्होंने डाली हुई हो, हम 100% एश्योरेंस कैसे दे फिर? एंड लास्ट में फ्यूचर इवेंट्स। अरे भैया, ऑडिटर ने सब चेक कर लिया, हर एक चीज चेक कर ली, सब सही चल रहा था कंपनी में, तुमने पैसे डाले, कल को आया कोरोना, कल को आया अर्थक्वेक, कल को आई पाकिस्तान से मिलाई मिसाइल, चलो वो तो हम गिरा देंगे लेकिन कल को कुछ नई चीज आ गई, कल को जियो जैसा कोई कॉम्पिटिटर आ गया तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, फिर क्या करोगे? तो फ्यूचर इवेंट्स, हमने कोई ज्योतिषी तो सीखी नहीं है, फ्यूचर इवेंट्स को भी ऑडिटर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए भी वो 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता। बात समझ में? तो दीज आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। क्या क्या पढ़ा है मैंने आपको बताया कि कुछ कमियां हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में और कुछ कमियां हैं ऑडिटिंग के प्रोसेस में। अकाउंटिंग के प्रोसेस में 2 कमियां, पहला कि जजमेंट बहुत इन्वॉल्व होती है, मैनेजमेंट के सब्जेक्टिव डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि अनसर्टेन होते हैं, मशीनरी की यूजफुल लाइफ, बैड डेट का प्रोविजन, और हो सकता है साल भर के बीच में कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं किए हों, 2 लोगों ने मिलकर कल्यूजन कर लिया हो, आपस में मिलकर कंट्रोल्स की वाट लगा दी। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कुछ गलतियां रह जाए जो कि ऑडिटर पकड़ नहीं पाए। दूसरा है ऑडिट प्रोसीजर्स की कमियां। पहला, द प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। कह रहा ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शंस चेक नहीं करता, सिर्फ सैंपल बेसिस पे चेक कर सकता है, ये एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। दूसरा, मैनेजमेंट को फोर्स भी नहीं कर सकता सारी इंफॉर्मेशन के लिए, ये एक लीगल लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है। हो सकता है मैनेजमेंट में डिसऑनेस्ट पीपल हों जो फ्रॉड करना चाहते हो, फ्रॉड में इन्वॉल्व हों, सोफिस्टिकेटेड और केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स के थ्रू वो फ्रॉड कर रहे हो, तो वो बहुत हार्ड टू डिटेक्ट हो जाएगा और शायद ऑडिटर्स को पकड़ नहीं भी पाए। हो सकता है मैनेजमेंट झूठे डॉक्यूमेंट्स लगा दे, और क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना तो नहीं सिखाया गया, तो हम झूठे डॉक्यूमेंट भी नहीं पकड़ पाएंगे और कुछ गलती रह सकती है। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, हो सकता है सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन हो और ऑडिटर को बताया ही नहीं गया हो कि ये इनकी रिलेटेड पार्टी है, तब भी कुछ गलती हो सकती है और हो सकता है ऑडिटर उसको पकड़ नहीं पाए। ये कह रहा है कि ऑडिट कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। टाइमलीनेस, कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रेलेवेंस, इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस कम होता जाता है। ये भी एक कमी है, तो इसलिए हमें टाइम से देना पड़ता है, जल्दी करके देना पड़ता है। इसीलिए भी हम सैंपल बेस पे चेक करते हैं, और हो सकता है कोई गलती वाला सैंपल हमसे लेना रह गया हो। फ्यूचर इवेंट्स, कल को कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी पे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हम कल की बात को नहीं बता सकते, इसीलिए भी हम 100% अश्योरेंस नहीं दे सकते। जैसे कि कोई नया बिजनेस मॉडल, कोई फ्यूचर में मार्केट कंडीशन चेंज हो गई, कोई नया बिजनेस मॉडल आ गया। फ्लैश लाइट थी, अब टॉर्च की जगह फ़ोन आ गए, तो फ्लैश लाइट का बिजनेस एकदम से कम हो गया। रेडियो एफएम का बिजनेस कम हो गया, है ना। कैलकुलेटर्स अब लोग बहुत कम खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ोन के आने की वजह से। टीवीज़ का बिजनेस भी कम होते जा रहा है। तो कोई भी नया बिजनेस मॉडल, कोई भी नया प्रोडक्ट आ गया, कल को आपके बिजनेस पे क्या होगा हम नहीं बता सकते। ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो अब एक बार देख लें कि हमारे क्या क्या टॉपिक हो गए। हमारा इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग भी हो गया। मैंने आपको बता दिया अश्योरेंस कितने तरह की होती है, एब्सोल्यूट, रीजनेबल और मॉडरेट, है ना। मैंने आपको सब्जेक्टिविटी के बारे में बता दिया कि भैया उसके हिसाब से कुछ ठीक हो सकता है, उसके हिसाब से कुछ ठीक हो सकता है, अपनी अपनी बात है ना। एक बारी ज़रा आओ TCWG मैनेजमेंट की बात करके देखते हैं। TCWG क्या होता है, ये देखो, ये है TCWG। ये तो अंबानी जी है, हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यही आदमी है TCWG। अब अंबानी जी ने दुनिया भर के रिलायंस फ्रेश खोल रखे हैं, स्मार्ट पॉइंट खोल रखे हैं। अब आलू स्मार्ट पॉइंट वाला खरीदता है, प्याज स्मार्ट पॉइंट वाला खरीदता है, रिलायंस फ्रेश वाला खरीदता है सामान बेचने के लिए। प्याज का रेट हो गया भाई साहब 80 रुपये किलो। तो क्या अब वो अंबानी जी को फोन करेगा कि सुनो अंबानी जी, आज प्याज खरीदनेंगे नहीं, बहुत महंगे दे रहा है, देख लो खरीदने है क्या? या अंबानी जी सुबह 8 बजे उठ के ये बताएंगे उसको कि भाई प्याज खरीदने का नहीं। तो फिर ये काम कौन करेगा? वहाँ का परचेज मैनेजर होगा, लोकल परचेज मैनेजर होगा, ज़्यादा होगा तो रीजनल हेड कर लेगा, रीजनल परचेज मैनेजर कर लेगा। अंबानी जी तक ये काम नहीं आएंगे। तो हर कंपनी में, मेजरली बड़ी कंपनीज में, दो चीज़ होती है, एक मैनेजमेंट, एक TCWG। मैनेजमेंट का काम होता है डे टू डे ऑपरेशंस को देखना, उनको संभालना, उनको आगे बढ़ाना, कंपनी को चलाना। TCWG का काम होता है ऊपर बैठ के देखना। क्या काम होता है? ऊपर बैठ के देखना। क्या देखना? ऊपर बैठ के देखना, ओवरसी करना, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन। अंबानी जी का काम ये नहीं है कि आलू खरीदने के नहीं, प्याज खरीदने के नहीं, उनका काम ये है कि रिलायंस को और कैसे ग्रो करना है, और कौन से नए फील्ड में जाना है, कि कभी कैंपा कोला खरीदनी है तो कभी जियो सिनेमा लेके आना है, और कौन से नए फील्ड में जाना है, ये अंबानी जी देखते हैं, ओवरसी करते हैं स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन की। अब ऑर्गेनाइजेशन किस वे में मूव करेगी, क्या हमें इको फ्रेंडली चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, क्या हमें ऑयल के बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, क्या हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, दिस अंबानी जी विल ओवरसी। वो ओवरसी करते हैं, ऊपर बैठ के देखते हैं द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, कि मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही से कर रही है कि नहीं, अकाउंट सही से बना रही है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बाहर जाएगी वो सही है कि नहीं, ये सब वो देखते हैं। अच्छा, कल को मैंने कहा कि स्मार्ट पॉइंट में कुछ भी हो रहा है, अंबानी जी को कोई मतलब नहीं है। तुमने वहां से जाके कोल्ड ड्रिंक खरीदी, वो कोल्ड ड्रिंक निकली जहरीली, तुमको हो गई भैया फूड पॉइजनिंग। तो अब न्यूज में क्या आएगा कि अंबानी जी प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं जहरीली कोल्ड ड्रिंक। आएगा कि नहीं आएगा? गला किसका पकड़ा जाएगा? अंबानी जी का। क्या अंबानी जी ने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी? अरे नहीं। तो इसका मतलब कुछ भी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी है TCWG की, अंबानी जी की। ठीक है जी। अब कंपनी में जाओगे तो मैनेजमेंट नाम का कोई बंदा है, TCWG नाम का कोई बंदा या पोस्ट नहीं होती है। पोस्ट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना, ये सारी पोस्ट तुम पढ़ते हो। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो काम में इन्वॉल्व होता है, परचेज मैनेजर वगैरह, रीजनल मैनेजर्स वगैरह, ये पार्ट होते हैं मैनेजमेंट का। ऊपर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो सी होते हैं, ये पार्ट होते हैं TCWG का। बात समझ में? ठीक है जी। तो TCWG कौन? पर्सन
जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ऊपर बैठ के देखने की, ओवरसी करने की द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, ओवरसी करने की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, और जिसकी ऑब्लिगेशन है रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जिसकी बनती है, वो है TCWG। बात समझ में आई? कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, अब मेरे पापा की किराने की शॉप है फॉर एग्जाम्पल, वो किराने की शॉप पे बैठते हैं, उनके पास 2 छोटू काम करते हैं, है ना। अब वहां पर कौन मैनेजमेंट, वहां पर कौन TCWG? क्या वो छोटू अपने आप जाके 80 रुपए किलो प्याज ले आएगा? नहीं लेके आएगा। वो पापा से पूछेगा कि लाने हैं कि नहीं लाने हैं, इतना महंगा दे रहा है, खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो मेरे पापा उस दुकान में डे टू डे ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व होंगे, और दुकान को कहाँ एक्सपैंड करना है, दूसरी ब्रांच कहाँ खोलनी है, उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही आदमी मैनेजमेंट और एक ही आदमी TCWG हो सकता है, सेम आदमी मैनेजमेंट और TCWG का रोल निभा सकता है। बात समझ में आती है? ठीक है जी। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। भाई साहब, मैं गया हूँ मामा के घर एक दिन, मामा के घर गया हूँ ट्यूशन पढ़ाने के बाद, बैठा हूँ वहाँ पे, छोटी बहन आई है मेरे साथ बैठी, हम दोनों आराम से टीवी देख रहे हैं, वो मेरे कंधे पे ऐसे सर करके बैठी है। आधा घंटा हो गया, टीवी देखा, कोई दिक्कत नहीं है। उठी, उठ के पानी लेने जा रही थी, मेरी तरफ पलटी, आ गई थी, भैया आपकी शर्ट पे लड़की का बाल। मैं कहा तू ही तो बैठी थी मेरे पास। कह रही नहीं, आप बताओ ये लड़की का बाल किसका है? मम्मी देख रहे हो भैया की शर्ट पे लड़की का बाल। अरे तू ही तो बैठी थी आधे घंटे से मेरी शर्ट पे सर रख के। तो ये मेरी बहन ने क्या किया? धोखा नहीं, दिस वॉज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि उसने क्वेश्चन किया कि ये क्या है। उसके बाद वो रुकी नहीं, मम्मी ये रहा लड़की का बाल। मैं कहा तू ही तो बैठी थी। उसके बाद देख, मेरा तो नहीं लग रहा, मेरे तो इतने लंबे बाल है ही नहीं, सच सच बताओ किसके साथ बैठ गया? मैं कहा माता रुक जा तू। दिस वॉज एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देखो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड का नाम है, जिसमें क्या होता है? क्वेश्चनिंग माइंड, कि आप क्वेश्चन करो, ऐसे ही मैनेजमेंट की किसी भी बात को मान नहीं लो। जैसे उसने क्वेश्चन करा, मैंने कहा तेरा ही तो है, उसने क्वेश्चन करा कि पहली बात तो लड़की का बाल आया कहाँ से, फिर उसको वो बाल मिला कहाँ से, मेरे को तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो अलर्ट थी, बीइंग अलर्ट। ऐसे ही ऑडिटर को भी अलर्ट रहना है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस, जो भी एविडेंस मैनेजमेंट ने ऑडिटर को दिया उसका क्रिटिकल असेसमेंट करे कि ये सच्चा है कि नहीं है। जैसे वो भी क्रिटिकल असेसमेंट कर रही थी कि ये बाल मेरा तो नहीं लग रहा, सच सच बता दो किसका है। तो इट इज एन एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड है। क्या है? एटीट्यूड है ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। किस चीज का एटीट्यूड? क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। ये बोलता है कि ऑडिटर को किस तरह का एटीट्यूड रखना है। वो जब जाएगा तो हर एक चीज के प्रति अलर्ट रहे कि वो आदमी कैसा बिहेव कर रहा है, ये आदमी एविडेंस दे रहा है तो इसका एविडेंस ओवर रिडन लग रहा है क्या, ऑल्टर्ड लग रहा है क्या, इसने कुछ छेड़छाड़ी करी हुई है क्या। वो हर चीज में क्वेश्चन करे कि आप ये कैसे करते हो, आप वो कैसे करते हो, ये प्रोसेस ऐसे ही क्यों है, ये कंट्रोल हर टाइम काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था तो इसका एविडेंस कहाँ रखा है। क्वेश्चनिंग माइंड, ऑडिटर को हर वक्त अलर्ट रहना है, क्वेश्चन करना है, और कोई भी एविडेंस मैनेजमेंट दे उसका क्रिटिकल असेसमेंट करना है कि भैया ये सच्चा है कि झूठा है। बात समझ में? ठीक है, तो इस एटीट्यूड को हम बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये क्यों जरूरी है? ताकि हम गलतियों को पकड़ पाए। कह रहे हैं किन किन कंडीशंस के प्रति ऑडिटर को अलर्ट रहना है? 4 कंडीशंस के प्रति। ऐसा एविडेंस जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करके आए, वहां में देखा 100 क्वांटिटी पड़ी है, हमने बुक्स में कैलकुलेशन करके देखी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स, बुक में आ रही है 80 क्वांटिटी। तो एक एविडेंस और दूसरा एविडेंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे 100 क्वांटिटी, यहाँ पे 80, या यहाँ पे 100 और यहाँ पे 80, तो मैच नहीं कर रहा, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो हमें अलर्ट रहना है एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट, हमें अलर्ट रहना है
रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जहां पर हमें लगता है कि भैया डॉक्यूमेंट्स को ऑल्टर किया गया है, कुछ तो छेड़छाड़ी करी गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैसा सा नहीं लग रहा है, हमें अलर्ट हो जाना है। कंडीशंस दैट इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, यहाँ ऑडिटर ने एंगेजमेंट लेटर पे साइन किया, वहां डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन लेटर पे। जैसे ही ऑर्डर आया डायरेक्टर कंपनी से निकल गया, मतलब हो सकता है कुछ गड़बड़ करके गया है, हम पकड़ ना ले इसलिए जल्दी भाग गया। ऑडिटर को अलर्ट रहना है, रिस्क बढ़ा देगा, चेकिंग बढ़ा देगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन उसके हाथ में आई तो। Circumstances that suggest the need for audit procedures in addition to those as required by SAs, ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस जहां पे उसे लगता है कि भैया एसए ने जितने प्रोसीजर्स बोले हैं उससे ज़्यादा ही करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का इंटरनल कंट्रोल खराब है, तो अब हमें चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमें रीजनेबल हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल जाए और हम सामने वाले को हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे पाए। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के प्रति भी अलर्ट रहना है जहाँ पे उसे लगता है कि भैया शायद एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, इससे आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? इससे रिस्क कम होता है। किस चीज़ का रिस्क? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, कि भैया सेल्स ऐसे 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 चल रही थी, एकदम से ऐसे चली गई या एकदम से ऐसे चली गई, बहुत ज़्यादा शार्प प्राइस, बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन आया है, तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि भैया ये कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है रे बाबा। सेल 15% से बढ़ रही थी हर साल, इस साल एकदम ही 500% बढ़ गई, तो मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है इन्वेस्टर को इंप्रेस करने के लिए उसने कोई झूठा बड़ा ऑर्डर डाल दियो, कुछ भी हो सकता है। आपको बस अलर्ट रहना है, आपको रिस्क रिड्यूस करना है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस को हम ओवरलुक नहीं करते, हम ओवर जनरलाइज नहीं कर दें जब भी हम कंक्लूजन निकाल रहे हो। ओवर जनरलाइज मतलब कि हमने देखा 4 जगह गलती हमें मिली, छोटे छोटे अमाउंट में, हमें इतनी मटेरियल नहीं लगी, तो हमने एक कंक्लूजन निकाल ली कि भैया छोटी अमाउंट में गलती है, बड़ी अमाउंट में गलती है ही नहीं, तो हमने ओवर जनरलाइज कर लिया। हमें अलर्ट रहना है, ऐसा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना। एंड यूजिंग इन अप्रोप्रिएट असम्पशन कि भैया मैनेजमेंट तो राम राज्य चला रही है, टाटा इसकी बहुत अच्छी इमेज है, तो ऑडिटर ये अज्यूम नहीं करके चलेगा कि भैया ये लोग तो सच्चे ही लोग हैं, अच्छे ही लोग हैं, कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। वो अलर्ट रहेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म उसका चालू रहेगा। दिस इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। क्या है ये? एक एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या है? एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या है ये एटीट्यूड? किस चीज का? क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। बात समझ में आती है? क्या हम आज की क्लास को यहीं तक रखें या कुछ और टॉपिक भी करा दें? मेरे हिसाब से एक आधी चीज और मैं तुम्हें छोटी छोटी बता देता हूं, फिर हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। देखो, जब भी मैंने तुमको बताया था कि ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करेगा तो कुछ प्री कंडीशन पे साइन कराएगा कि मैनेजमेंट जानती और मानती है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी है। इंटरनल कंट्रोल लगाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने, और ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ये सब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जब मैनेजमेंट इन सभी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट कर लेती है कि भैया हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, अकाउंट सही सही बनाएंगे, तब बनता है एक एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को, जिसमें लिखा होता है कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या स्कोप है। स्कोप मतलब क्या क्या एरिया, क्या क्या दायरा हम कवर करने वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी और तुम्हारी जिम्मेदारी। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें लिखता है। AFRF को आइडेंटिफाई करता है कि भैया इंडेस है, AS है, किसके हिसाब से हमें चेकिंग करनी है, एंड रेफरेंस देता है टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट कि भैया देखो इस तरीके की रिपोर्ट हम आपको देने वाले हैं। सिर्फ एक रेफरेंस देता है कि देखो वो रिलायंस की रिपोर्ट है, हम भी आपको कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट आपको देने वाले हैं, ये रेफरेंस के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये एक एंगेजमेंट लेटर है जो ऑडिटर भेजता है क्लाइंट को कि भैया साइन करके इसको वापस दे दो, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। PJ सिमलियन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये भेज रही हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, इसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव इन स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर कि हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट
तुम्हारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर फीस हम कितनी लेंगे वो लिखा है, हम किसको रिपोर्ट करेंगे, मेंबर्स को रिपोर्ट करेंगे, है ना। और ये लिखा है कि आप प्लीज़ इसको साइन करके वापस हमें भेज दीजिए। ये होता है एक एंगेजमेंट लेटर। अगर मैनेजमेंट मना करे कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो ऑडिटर क्या करेगा, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी डिटेल में हम ऐसे 210 में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। क्या हर साल नया एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत है? आपने पढ़ा था रेकरिंग ऑडिट्स कंपनी लॉ में कि ऑडिटर चाहे तो 5 साल तक लगातार सेम कंपनी की ऑडिट कर सकता है। तो अब हर साल ऑडिटर की रैटिफिकेशन होती है, हर साल ऑडिटर जाएगा तो क्या एक नया एंगेजमेंट लेटर भेजेगा? ज़रूरी नहीं है। उसी एंगेजमेंट लेटर से हम हर साल काम चला सकते हैं। कुछ सर्कमस्टांसिस के तहत हमें वो एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ता है या फिर नया भेजना पड़ता है। वो कौन से सर्कमस्टांसिस हैं वो भी हम ऐसे 210 में पढ़ लेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक आपका बेसिक्स का लेक्चर और आएगा इसके बाद, जिसमें हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, असर्शंस, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट रिपोर्टिंग एंड टाइप ऑफ ओपिनियन। ये सारी चीज़ें हम आपके सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, क्या आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। अब तो आपको ऑडिट बोरिंग नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें मुझे बताइएगा। और क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ वो भी मुझे बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। अब हम आज मिले हैं तो मिलते रहेंगे। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ आज के इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।